ऑडियो वीडियो बता दीजिए। और सबसे पहले क्या करना है, अपने को लाइक करना, उसके बाद में शेयर करना है। शेयर करने वालों से भी निवेदन करना है कि आप इसको पहले लाइक कर लें, फिर आराम से देखें, और उसके बाद तसल्ली से इस लाइव को, इस वीडियो को आराम से देखें। जो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखते हैं उनसे विशेष निवेदन है, क्योंकि लाइव देखने वाले तो ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं, वीडियो वाले लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो वाले लाइक कर दें, क्योंकि जो वीडियो की रीच है वो तभी बढ़ेगी जब आप लाइक करेंगे ना, वीडियो फॉर्मेट में कल सुबह जब आप देखते हैं। खैर चलिए, जब तक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, तब तक हम समय का सदुपयोग कर लेते हैं। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आपने अपनी फ़ीस भरनी है, अपना रिचार्ज कराना है। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके पास दो ऑप्शन है, paytm.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, राइट। दो यूट्यूब चैनल, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए, डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। t.me/nshukla इस लिंक पर चले जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अंदर जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यदि लिंक काम नहीं करती है तो टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अंदर जाकर @nshukla इनको सर्च कर लीजिए। फोटो के साथ में 21,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से ट्विटर पर @NSO365 को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम को शेयर चैट और ट्विटर पर @nshukla इनको फॉलो कर लीजिए और सभी जगह नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला इनको लाइक कर लें, फॉलो कर लें। गैप पर @नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। तो इन सब के अलावा गूगल फॉर्म है जिसकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा ये लिंक आपको, अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो चैनल पर जाएंगे। चैनल पर जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, है ना। तो उसमें एक अबाउट का मिलेगा, अबाउट में जाएंगे, वहाँ पर भी लिंक है, वहाँ से क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जब आप व्हाट्सएप पर आप पहली बार जब आपने मैसेज भेजा होगा, ऑटोमेटेड मैसेज आपको रिप्लाई आएगा, उसमें भी लिंक है गूगल फॉर्म की, वहाँ से भी आप भर सकते हैं, राइट। मुनीश डी जी, राम राम भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, तो थैंक यू फॉर दिस लाइव कर रहे हैं, अच्छा जी, धन्यवाद भैया। ध्वनि चित्र ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करें फटाफट, जल्दी से ख़त्म करेंगे, जल्दी से शुरू करें, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करें आज? आज बहुत बड़ा एक मुकदमा जिसे कहते हैं, लगभग 13 साल से चल रहा था, आज जाके फाइनल हुआ। अहमदाबाद ब्लास्ट केस, बम धमाके हुए थे अहमदाबाद में, ज़बरदस्त तरीके से हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय अहमदाबाद के मुख्यमंत्री थे। बड़ा उनकी जो कहना चाहिए कार्यकुशलता, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा था। हमने हर बार बताया, देखिए ब्लास्ट होने से रोकना ये सबसे टिपिकल टास्क होता है किसी के लिए भी। ब्लास्ट होने से या हमला होने से रोकना सबसे मुश्किल काम होता है, इसको रोकना। और किसी को उसके बाद पकड़ना या सज़ा देना ये सबसे आसान काम होता है। पकड़ना सबसे आसान काम होता है, सज़ा देना तो अपने देश में थोड़ा मुश्किल ही है। लेकिन उम्मीद नहीं की जाती थी कि कभी सज़ा होगी, लेकिन सज़ा हुई, फैसला आया। भले ही 13 साल लगे। भारत में देखिए कितना लंबा समय लगता है, इतने बड़े बड़े केसेस को भी 13 साल लग जाते हैं। तो 13 साल लगे और 13 साल बाद फैसला आया है। तकरीबन बहुत सारे लोगों की इसमें जान गई, कई सारे लोगों की इसमें जान गई। 56 लोगों की इसमें मौत हुई थी, 56 टू बी प्रिसाइज। तब सोचिए कि इतने लोगों की मृत्यु और इतने सारे सीरियल बम धमाके थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सिर्फ कुछ मिनटों में ही खेल हो गया था पूरा। तो आइए देखें आज हुआ क्या इसमें। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 14 साल बाद फैसला, 38 दोषियों को फांसी की सजा, 38 दोषियों को। क्या हुआ था? अदालत ने 77 अभियुक्तों के खिलाफ बीते साल सितंबर में मुकदमे की कार्रवाई खत्म की थी। विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था। पुलिस का दावा है कि उक्त आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं। अब तो खैर दावे की बात ही खत्म हो गई, अब तो साबित हो गया कि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे। अब इंडियन मुजाहिदीन क्या, जरा इसको समझ लीजिए। सिमी है ना, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी। तो ये बेसिकली सिमी क्या था? ये भी आतंकी संगठन था, ये भी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे, इसलिए सिमी पर बैन लगा दिया गया था। तो
तो जब सिमी पर बैन लगाए तो सारे अंडरग्राउंड हो गए। तो जब अंडरग्राउंड हो गए तो अंडरग्राउंड तो ये सिर्फ ऊपर से दिखने में होते हैं, अंदर से इनके कनेक्शन तो जुड़े रहते हैं, वही मौलाना वौलाना इनके लगे रहते हैं। तो जब ये अंडरग्राउंड हुए सारे, तो ये कहीं ना कहीं तो जाएंगे, गायब तो नहीं हुए, फांसी तो हुई नहीं इनको, विचारधारा तो वही है, कहाँ जाएंगे? तो कुछ कम्युनिस्ट बन गए, कुछ इंडियन मुजाहिदीन बन गए, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए। और कम्युनिस्ट बनना तो बहुत पुराना, शुरू से, भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब जो मुस्लिम लीग थी, जो जिम्मेदार थी भारत के बंटवारे के लिए, वो लोग, उनके पास दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो वो पाकिस्तान चले जाए या भारत में रहकर कांग्रेस में शामिल हो जाए या कम्युनिस्ट बन जाए। तो ज़्यादातर लोग उस समय कांग्रेस में शामिल हुए और कम्युनिस्ट बने, ठीक है। और वो लोग आज कम्युनिज्म का गंदा खेल, भारत के अंदर जितने भी लगभग जो आंदोलन होते हैं सब इन्हीं के करे धरे होते हैं, इसके पीछे सब जगह यही लोग होते हैं, ठीक है। तो 78 अभियुक्त थे इसमें, जिनके ऊपर केस चला, जिनको अभियुक्त बनाया गया था 78। इनमें से एक जो है वो सरकारी गवाह बन गया। 77 पर ये केस चला, भाई 78वें पे भी चलेगा, पर वो सरकारी गवाह बन गया, इसलिए उसे कुछ रिलैक्सेशंस मिली होंगी। अब इनमें से दोषी कितने पाए गए? 49 लोग दोषी करार दिए गए। इसमें से अभियुक्त बनना यानी एफआईआर में नाम आना, ये साबित नहीं करता कि आप उसमें दोषी हैं या नहीं हैं, ठीक है। लेकिन तब साबित होता है जब आप को दोषी मान लिया जाता, तब ये साबित होता है कि भाई आपका इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट है। प्राइमा फेसी इन्वॉल्वमेंट होता है तब आप अभियुक्त बनते हैं, एफआईआर में नाम होता है। और जब दोषी करार दिए जाते हैं, यानी आपको कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया, तब आपके ऊपर सज़ा का प्रावधान होता है। तो 49 लोग इसमें दोषी करार दिए गए, जिन पर दोष साबित हो गया, माना गया नहीं, साबित हो गया। मानने में और साबित होने में बहुत फ़र्क होता है। माना तो 78 लोगों को गया था कि आरोपी हैं, इन्होंने गड़बड़ करी है, पर साबित नहीं हो पाया। 49 पर साबित हो गया, 78 में से 49, लगभग 50% का रेशियो है। तो ये हालत है कि बाकी लोग फिर भी बच जाते हैं। 78 में से सिर्फ 49 को सज़ा हुई है, बाकी सारे बच गए हैं इसमें, ठीक है। 48 में से 49 में से 38 यानी 38 को मौत की सज़ा हुई है। तो पहले ज़रा देख लें ये मौत की सज़ा जिन जिन को ये कौन कौन है वो। 38 को सज़ाए मौत, 11 दोषियों को आजीवन कारावास। 70 मिनट में 21 धमाकों से दहल गया था देश। 21 धमाके हुए थे, सीरियल ब्लास्ट, सिर्फ 70 मिनट में। 70 मिनट में खेल हो गया था पूरे गुजरात का। और 38 लोगों को अब इसमें फांसी की सज़ा हुई है, सज़ाए मौत। 11 को जब तक जिंदा रहेंगे, आखिरी सांस तक उन्हें कारावास में रहना है। तो क्या हुआ ये फैसला? ये फैसला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सज़ा। अहमदाबाद ब्लास्ट में 49 दोषियों में से 38 को फांसी, 11 को आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे रहने की कैद। पहली बार एक साथ 38 को फांसी, पहली बार ऐसा फैसला आया, पहली बार। 13 साल लंबा कोर्ट केस चला। 26 जुलाई 2008 की घटना थी ये। 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे और 56 लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो इन्होंने सोचा था जैसे मुंबई बम धमाके हो, ऐसे ये भी धमाके हो जाएंगे, ना कोई पकड़ा जाएगा ना कुछ होगा, सब धीरे से पतली गली से निकल लेंगे। ऐसा ही इन्होंने सोचा था, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सज़ा है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे सभी लोग छाप रहे हैं, सारे चैनल्स में आज ये बात हंगामे के साथ है। 38 लोगों को फांसी की सज़ा। कभी इससे पहले सुना था? नहीं सुना होगा। अब जो कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको गांठ बांध कर रख लीजिएगा, आपके काम आएगा हमेशा, या डायरी में नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। 13 साल ये केस चला। 13 साल में आप समझिए कितनी सरकारें बदल गई होंगी। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत सारे लोग होते, क्या आपने सोचा था कभी कि ऐसी सज़ा आएगी?
कि 38 लोगों को, मुंबई बम धमाके इससे भी खतरनाक थे, उसमें शायद इससे भी ज़्यादा लोगों की जान गई थी। लोकल ट्रेन में धमाधम ब्लास्ट हुए थे। लेकिन इतनी लंबी सज़ा हो पाना, 78 में से 49 लोगों को अभियुक्त साबित होना, दोषी पाया जाना उनका, और 38 को फांसी की सज़ा होना, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे सीधी सी बात पूछता हूँ। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब ये ब्लास्ट हुए, जांच पूरी उनके कार्यकाल में हुई, लगभग उनके कार्यकाल में जांच पूरी हुई। मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तब ये फैसला आता है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैक टू बैक नहीं होते तो ये फैसला आता? क्या आपको लगता है ये फैसला हो पाता? ज़रा सोच के बताइएगा। यदि मोदी मुख्यमंत्री ही होते और आज भी मुख्यमंत्री होते तो शायद ये फैसला नहीं आता, शायद कुछ और फैसला आता। क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह आपकी सरकार थी, इसलिए ये फैसला आया। अब एक और प्रोबेबिलिटी पर आते हैं। वो प्रोबेबिलिटी है, यदि बीच में मोदी की सरकार चली जाती तब क्या ये फैसला आता? नहीं आता। तब जांच को एकदम गुड़ गोबर कर दिया गया होता, तब भी ये फैसला नहीं आता। तो वो लोग जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बदल कर देखना चाहिए, 5 साल में, जो ओवर स्मार्ट है ना, जो बिल्कुल एकदम गधे हैं, जिनको नाम मात्र की अकल नहीं है, जो एक दुकान नहीं चला सकते ढंग से, उनके दिमाग में लॉजिक बहुत आते हैं। नहीं बदल लेना चाहिए, तो इसने क्या किया वो दूसरा आएगा तब पता चलेगा। नहीं पता चलेगा, तब और गुड़ गोबर हो जाएगा। पिछले ने जो काम किया होगा उसको भी गुड़ गोबर कर देगा। यदि बीच में सरकार बदल गई होती तो ये रिजल्ट नहीं आता। इसलिए यदि आपको रिजल्ट चाहिए देश के लिए तो सरकारों को लगातार चुनें। ये चुनिए कि सही क्या है और गलत क्या है, जो सही है उसके साथ खड़े रहिए। नो चांस ऑफ पनिशमेंट विदाउट मोदी एस PM, तुषार जी कहते हैं। जी तुषार जी, बिल्कुल। अगर CM नहीं होते, बीच में CM शिप से हट जाते, तो भी ये नहीं होता, तो भी संभव नहीं था ये। तो लगातार उनके ही कार्यकाल में जांच पूरी होना, बीजेपी के ही शासन में जांच पूरी होना, बीजेपी के ही शासन में सज़ा होना और केंद्र में बीजेपी का शासन होना, ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, तब जाकर आपको कुछ नतीजा परिणाम मिलता है। और वो परिणाम आज आपको मिला है कि देश की अब तक की सबसे बड़ी सज़ा हुई है। 38 लोगों को फांसी की सज़ा एक ही केस में। पहले बहुत सारे केस खोले गए थे अलग अलग, फिर अदालत ने इन सबको क्लब किया, बोले नहीं ये एक ही केस है। अलग अलग ब्लास्ट के अलग अलग खोले गए थे, बोले नहीं ये एक ही केस है, इसको सबको क्लब करो। तो सबको क्लब करके एक केस बनाया गया और उसके बाद ये तमाम सारी जो जांचें थी सबको क्लब किया गया, एक साथ लाए गए, तब जाकर ये हुआ। शुरुआत में तो ये लगा कि सबको एक साथ ला रहे हैं, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है ना, अलग अलग केस में अलग अलग छोटे छोटे माइन्यूटली पकड़ेंगे तो अलग अलग सज़ा कराना आसान होगा, एक साथ करेंगे तो बड़ा केस हो जाएगा, तो उसमें सज़ा कराना आसान नहीं होगा, ऐसा पुलिस का अक्सर मानना होता है। लेकिन ये पहला ऐसा केस है जिसमें जांच को क्लब भी किया गया, सब कुछ क्लब किया गया, बड़ा केस बनाया गया, एक केस बनाया गया। और इसके बाद जो फैसला आता है वो ये आता है कि 78 आरोप इसमें आरोपी बनते हैं, 78 लोग इसमें आरोपी बनते हैं, एक सरकारी गवाह बन जाता है। 77 के खिलाफ जो है मुकदमे चलते हैं, फुल फ्लेजेड मुकदमे चलते हैं, जिसमें से 49 लोग, एक कम 50, हाफ सेंचुरी में एक कम, इन पर दोष सिद्ध हो जाता है, सबूत इनके खिलाफ पाए जाते हैं, पूर्णतः ये गलती पर पाए जाते हैं। तो 49 लोग वो थे। 38 वो थे जिनको क्लियर कट ये माना गया कि ये तो 100% इन्होंने धमाके किए हैं, इन्हीं ने किए, उन्होंने कबूला भी है। तमाम सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालत में लगे हुए हैं, उनकी गवाहियाँ भी लगी, उनके बयान भी लगे, और उनके खिलाफ जो हज़ारों लोगों ने गवाही दी वो भी गवाही वहाँ मौजूद है। ठीक है, तो 38 लोगों को फांसी की सज़ा, ये एक अपने आप में बहुत ऐतिहासिक फैसला है, इसलिए आज हम इसको सबसे पहले ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा फैसला कभी देखने को नहीं मिला। हो सकता है आगे जाके इस फैसले को भी पलट दिया जाए, क्योंकि ये तो वो देश है जहाँ 302 के केस में एक वो थे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको फांसी की सज़ा हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट से वो क्लियर कट बरी हो गए थे। तो ऐसा भी हो जाता है इस देश में। बंकिम मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो 29 एक्विट हो गए वो पता नहीं क्या करेंगे। नितिन गुप्ता जी, ये बहुत चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
देखते हैं उसमें भी क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले ज़रा इसको समझ लें कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे फ़र्क आया। नहीं, कल वेस्ट्रा इसलिए लाइव नहीं आ पाया, लेकिन आज रिकॉर्डेड देख लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हिमन शाह जी, आइए स्वागत है आपका, आज के लाइव के मज़े लीजिए। तो 2008 सीरियल ब्लास्ट हुए थे और विशेष न्यायाधीश AR पटेल की अदालत ने 18 फरवरी को सज़ा आज तय कर दी। इसमें कई सारे जजेस बदले गए, कई सारे जजेस बदले गए, तमाम सारी अदालतें भी बदली, लेकिन फिर भी साबित हो गया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इतने समय बाद कुछ साबित होता नहीं। 56 लोगों की मौत हुई थी। 26 जुलाई 2008 को बम धमाके हुए थे सिलसिलेवार। 70 मिनट के अंदर 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी खटाक से। 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। 13 साल से ज़्यादा समय ये मुकदमा चला और 49 लोगों को दोषी ठहराया गया। 28 अन्य को स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया। ये UAPA की स्पेशल कोर्ट थी। ठीक है, सज़ा की सुनवाई आज हो गई। ठीक है, और सुनवाई होने पर ये पूरी चीज़ें एकदम क्लियरिटी के साथ सामने आ गई। अब ज़रा सबसे पहले समझिए कि इसमें हुआ क्या, क्यों हुआ ये, इसको समझिए। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको इसके पीछे जो विक्टिम कार्ड वाले लोग हैं वो भी आएंगे। उनका कहना है हम 2002 के दंगों का बदला ले रहे थे। अच्छा, तो 2002 के दंगों का बदला लेना था तो उस मौलाना को पकड़ना था, उस कांग्रेस के कॉरपोरेटर को पकड़ना था जिसने 2002 में गोधरा में ट्रेन को जलाया था, कार सेवकों को जलाया था। तो मतलब पहले भी तुम जलाओगे, फिर ये कहोगे 2002 के दंगों का बदला ले रहे थे इसलिए हमने ब्लास्ट कर दिए। ये आतंकवादी मानसिकता और इसको छुपाने का जो एक तरीका है, और अभी जिहादनें आ जाएंगी इनके फेवर में कि ये जो है ये विक्टिम लोग हैं बेचारे, है ना। हाँ ऋषभ सिन्हा जी बिल्कुल सही करें आप, है ना। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ हो गया। ठीक है ना। तो इसमें 28 आरोपी बरी भी हो गए इन सब में। अहमदाबाद, इसके बाद अहमदाबाद में 20 और सूरत में 15 FIR दर्ज की गई थी। अदालत की ओर से सभी 35 FIR को एक साथ जोड़ देने के बाद दिसंबर 2009 में 78 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत कर दी। हमने जैसा आपको बताया अलग अलग FIR थी, 20 अहमदाबाद में, 15 सूरत में, सबको एक साथ जोड़ दिया गया। तो 35 FIR का एक केस बनाया गया। अलग अलग 35 केस नहीं चलेंगे, एक केस चलेगा। और 1100 गवाहों का परीक्षण किया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन 1100 गवाहों का हुआ है। 1100 सोचिए कितना बड़ा ये केस था अपने आप में। सबसे मज़े की बात कि इस केस की और छोर नहीं मिल रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर कहाँ से शुरू करें, कहाँ से इसको वो करें। किसी को अता पता नहीं चल रहा था। ऐसे में एक लिंक मिली, उस लिंक पर काम किया। तब लिंक पर काम करने के बाद ये हुआ कि पकड़ में आया आरोपी। बहरहाल पहले लेकिन ज़रा और तथ्यों पे जानकारी ले लें, कौन कौन कहाँ का था, किधर किधर से आए, और क्या इनके जो इरादे थे वो तो सबको मालूम ही है। उसमें तो कोई दो राय नहीं, बम धमाके करने थे, 2002 का बदला लेना था। अब बदला पूरा हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। और जो 29 आरोपी जो बरी हुए हैं सबूतों के अभाव में बरी हुए हैं। ऐसा मत मानिएगा कि वो क्लियर कट बरी हुए, सबूतों के अभाव में बरी हुए। ठीक है, सभी को चौराहे पर फांसी देना चाहिए। तो फिर सर उनमें और अफ़गानिस्तान वाले और अपन लोगों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा ना। खैर, जिन लोगों को फांसी हुई है ज़रा उनके नाम देख लीजिए। जाहिद शेख अहमदाबाद के, इमरान इब्राहिम वडोदरा के, इकबाल कासम वडोदरा के, शमशुद्दीन शेख अहमदाबाद के, गयासुद्दीन अंसारी अहमदाबाद के, मोहम्मद कागजी अहमदाबाद के, मोहम्मद उस्मान वडोदरा के, यूनुस
मंसूरी अहमदाबाद के, करीमुद्दीन चांद मोहम्मद नागौरी उज्जैन के, आमिल परवाज़ उज्जैन के, सिबली अहमद करीम केरल के, सफदर नागौरी उज्जैन के, हनीफ हुसैन कर्नाटक के, मोहम्मद साजिद भरूच के, मुफ्ती अबू बसर शेख, मुफ्ती भी शामिल है भाई, इसमें मुफ्ती भी है ना, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के, अब्बास समेजा भुज के, जावेद शेख अहमदाबाद के, मोहम्मद इस्माइल अहमदाबाद के, और देखिए पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे इसमें आपको, दिख रहे हैं ना। अफजर उस्मानी मुंबई के, मोहम्मद आरिफ मुंबई के, आसिफ शेख पुणे के, मोहम्मद आरिफ उत्तर प्रदेश, क़यामुद्दीन कपाड़िया वडोदरा, मोहम्मद शेख उत्तर प्रदेश, जीशान अहमद उत्तर प्रदेश, जियाउर रहमान उत्तर प्रदेश, मोहम्मद शकील लोहार उत्तर प्रदेश, मोहम्मद अकबर पुणे, फजले रहमान पुणे, अहमद बाबा बरेलवी कर्नाटक। आप देखिए उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हैदराबाद हो, सरफुद्दीन सलीम हैदराबाद, सैफुर रहमान उत्तर प्रदेश, सदुली आ करीम केरल, मोहम्मद तनवीर उत्तर प्रदेश, आमिन शेख मध्य प्रदेश, मोहम्मद मोबिन मध्य प्रदेश, मोहम्मद रफ़ीक अहमदाबाद और तौफीक खान पठान जलगांव। पूरे भारत में नेक्सस इनका है, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यू नेम इट, एंड दे आर देयर एवरीवेयर एज अ स्लीपर सेल। ये वही लोग थे जिनके पड़ोसी ये कहते हैं हमारे साथ तो खाना खाते थे तो बहुत सीधा आदमी था। ये वही लोग थे, कोई अलग नहीं थे। ठीक है ना भाइयों, कल योगी जी को वोट देना जलपान से पहले, आगे भी ऐसे ही न्याय चाहिए। तो इसी ने बोला कि योगी मोदी के बाद क्या होगा तुम्हारा। ठीक बात है, जय हिंद। उमंग शर्मा जी कहते हैं सर्वर डाउन है मेरे बैंक का, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, लाइक कर लेंगे या फिर से रुक जाऊं, वो 4-5-10 मिनट बर्बाद करूं, जैसा आपकी इच्छा हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो दोनों तरफ से तैयार रहता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपन रुक जाते हैं 5-10 मिनट, मेरी भी लय ख़राब होगी, आपको भी मज़ा नहीं आएगा, और जो एनालिसिस होना वो हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, कमाल के लोग हैं भाई। ठीक है, हम भी बैठते हैं जब तक लाइक पूरे नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो खैर सारी एफआईआर को क्लब किया गया। क्लब करने के बाद में केस चला। केस के बाद में लगातार, क्योंकि आपकी सरकार थी, लगातार जो ये है इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई, इसलिए ये आपके सामने आ पाया। जो बम नहीं फट पाए, देखिए अब इसके बाद में याद कीजिए, अलग अलग इलाकों से 29 बम बरामद किए गए थे, जिसमें से 17 वारछा इलाके में और अन्य कतारगाम, मधीरपुरा और उमरा इलाके में मिले थे। जांच में पता चला कि गलत सर्किट और डेटोनेटर की वजह से इन बमों में विस्फोट नहीं हो पाया था। यानी 29 बम तो वो थे जो फट नहीं पाए थे। ठीक है ना, ये 29 बम और फट जाते तो क्या गजब का हाल होता, जरा सोचिए। याद है आपको वो पुलिया के ऊपर पेड़ पे टंगे हुए बम, वो लकड़ी वाली केसिंग में, है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से था, यूं फिर यूं फिर यूं। ठीक है ना, एक तरह से फैला हुआ यू शेप कहें तो। तो ये सारा कुछ हुआ, 29 बम इसमें से बच गए। अब जाहिल हैं, ठीक से सर्किट लगाना नहीं आया, डिटोनेटर नहीं ऑन हो पाए तो बच गए, नहीं तो खेल हो जाता। गुरुजी, मैं ओडिशा का रहने वाला हूँ, यूपी इलेक्शन के नतीजे बारे में सोचो तो घबराहट सी होती है, ऐसा क्यों? अनिल मलिक जी,
करेंगे, इस बारे में बात करेंगे, अभी यूपी वाली बात पर आएंगे ना। इन डिबेट विद अर्नब वन पार्टिसिपेंट सेड दैट फॉर अस रिलीजन विल ऑलवेज बी फर्स्ट, रिलीजन फर्स्ट एंड नॉट नेशन। दीपेंद्र दास जी, तो है ही, शुरू से ही है, अच्छी बात है, कम से कम कबूल रहे हैं इस बात को। ठीक है ना। तो खैर, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन 2002 के दंगों का बदला ले रहे थे। 2002 के दंगे भी इन्हीं ने किए थे। अब बदला किस चीज़ का ले रहे थे ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। 2002 के दंगे भी इन्हीं ने किए थे और उसका बदला ले रहे थे। और ये पूरे विश्व में इनका ऐसे नौटंकी चल रही है, पूरे विश्व में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है इस्लाम का रेडिकल टेररिज्म जो है ना, रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद कोई बोलने को तैयार नहीं। पैसा बहुत है ना, तेल का पैसा आ रहा, पानी का पैसा हुआ एक्चुअली। खैर, तो तमाम सारे लोग इसमें रहे, तमाम सारे लोगों का इसमें ये रहा। और एक जो है, ज़रा पहले देखें कौन कौन इसमें था। गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के आदेश पर जेसीबी क्राइम के नेतृत्व में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की विशेष टीम का गठन किया गया। डीजीपी आशीष भाटिया ने इस टीम को लीड किया। वहीं इस टीम में अभय चुडासमा, इसको ध्यान रखिएगा, अभय चुडासमा बहुत मेन रोल था इनका। डीएसपी क्राइम और हिमांशु शुक्ला एएसपी हिम्मतनगर ने अहम भूमिका निभाई। मामलों की जांच तत्कालीन डीएसपी राजेंद्र असारी, मयूर चवाड़ा, उषा राडा और वीआर टोलिया को सौंपी गई थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस विशेष टीम ने 19 दिनों में मामले का पर्दाफाश किया था। 15 अगस्त 2008 को गिरफ्तारी का पहला सेट बनाया था। तो सब 19 दिनों में पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया था। 19 दिन लगे थे इनको, लेकिन 19 दिन भी इतने आसानी से नहीं थे कि फटाक से हो जाएगा। 19 दिन, बहुत से दिन सिर ही मारते रहे, इनको समझ में ही नहीं आया कि आखिर क्या होगा। तो 19 दिन में 30 आतंकवादी पकड़ लिए। स्पेशल टीम ने महज 19 दिनों में 30 आतंकवादियों को पकड़ जेल भेज दिया था। इसके बाद बाकी आतंकी देश के अलग अलग शहरों से पकड़े जाते रहे। अहमदाबाद में हुए धमाकों से पहले इंडियन मुजाहिदीन की इसी टीम ने जयपुर और वाराणसी में भी धमाकों को अंजाम दिया था। सेम टीम जयपुर और वाराणसी में भी जो धमाके हुए थे, याद है, हनुमान मंदिर के बाहर, उसको भी इसी टीम ने दिया था। देश के कई राज्यों से पुलिस इनसे पकड़ने में लगी हुई थी, लेकिन ये एक के बाद एक ब्लास्ट करते चले गए। अहमदाबाद धमाकों के दूसरे दिन यानी 27 जुलाई को सूरत में भी सीरियल ब्लास्ट की कोशिश की गई थी, लेकिन टाइमर में गड़बड़ी की वजह से बम फट नहीं पाए थे। आप हिम्मत देखिए, अहमदाबाद में कर दिए और अगले ही दिन सूरत में भी करने चल दिए। डर खौफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं भाई, डर है ही नहीं किसी भी प्रकार का। और अभी भी आप क्या बोलोगे, आप नहलाओगे धुलाओगे, सुबह बोलोगे भाई अपनी पूजा अर्चना कर लो, तो फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं वो तो। These people are doing this only for गजवा हिंद। आज ये अभी तक आपको नहीं मालूम चला? चिल्ली मैंगो जी, आज आपको पहली बार मालूम चल रहा है? चलिए, कैसे तो चला। तो साहब ये चला और तमाम सारी इसमें आपको जो लोगों ने बचाने के प्रयास भी किए, तमाम सारे जो इनके वो थे, क्या कहना चाहिए, आका, उन्होंने भी बचाने का प्रयास किया। आइए देखें आज क्या हुआ। जगह पर मौजूद हैं, कोर्ट में मौजूद हैं। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस किए थे, डॉक्यूमेंट कोर्ट ने उसको एग्जिबिट किया था और 1167 विटनेसेस को एग्जामिन किया था। उसमें से एक्सेप्ट 12 एक्यूज, ऑल द विटनेसेस हैज सपोर्टेड द प्रोसिक्यूशन केस एंड अदर साइंटिफिक एविडेंस, 164 स्टेटमेंट ऑफ सीआरपीसी एंड एविडेंस की सेक्शन 27 के जो पंच नंबर ड्रॉ किए गए थे, कहाँ मीटिंग की थी, कहाँ हमने ब्लास्ट करने के लिए रखा था, कब ब्लास्ट किया था, कहाँ ट्रेनिंग ली थी, केरला में, बड़ौदा में, वो सब एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो थे, इनकी सबकी जुबानी को देखते हुए कोर्ट ने ये सजा की है। कुल 49 इस आरोपी हैं इस पूरे मामले में। किन आरोपियों को क्या सजा सुनाई, एक बार वापस से बता दीजिए। ये 38 एक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, फांसी की सजा सुनाई गई और 11 एक्यूज को अप टू द लास्ट ब्रेथ सजा सुनाई गई है। जी, तो आपने सुना तो साहब इतने सारे सवा गवाह सबूत, दुनिया भर की चीज़ें, और फाइनली चलिए साहब किसी प्रकार से कैसे तो पकड़ में आए। उमंग शर्मा ने कहा श्राद्ध के साथ फीस स्वीकार।
श्रद्धा के साथ फीस स्वीकार करो जी। मैं 3 दिन लाइव देख पाता हूँ, पर रोज़ आप रोज़ करते हैं। धन्यवाद उमंग शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब इसमें मामला कहाँ अटका? मामला ये अटका कि पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करें। जो गाड़ियों की जो फोटोग्राफ्स हैं, उन फोटोग्राफ्स को लेकर आगे बढ़े, और जब उन फोटोग्राफ्स को आगे बढ़े तब एक जगह जाकर सुई अटकी। और वो सुई कैसे अटकी, ज़रा उसको भी देखिए कि वो सुई कहाँ अटकी थी। तब उस एक फ़ोटोग्राफ से, एक फ़ोन कॉल से पूरा मामला आया था। अहमदाबाद ब्लास्ट जानिए उलझती जा रही थी, जब उलझती जा रही थी जांच एजेंसी, तब भरूच से एक फ़ोन कॉल ने दी उम्मीद। क्या हुआ था भरूच से, किसका फ़ोन आया था, आइए ज़रा इसको देख लें। क्राइम ब्रांच ने देश में चोरी हुई सभी गाड़ियों की जानकारी इकट्ठी की, लेकिन इससे भी कोई जानकारी नहीं मिली। अभय चुदासमा, जो अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अचानक भरूच से एक कांस्टेबल का फ़ोन आता है जिसका नाम याकूब अली था। याकूब अली वो कड़ी था जिसने पूरी पोल खोल दी थी। याकूब अली ने अभय से पूछा कि सर, जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसकी कोई जानकारी मिली? हालांकि अभय चुदासमा को लगा ये कांस्टेबल ऐसा सवाल क्यों कर रहा है। याकूब ने तुरंत ही कहा कि सर, मैंने ब्लास्ट केस के फ़ोटो देखे। जो कार दोनों अस्पताल में ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल हुई है वह मैंने भरूच में देखी है। अभय की इस बात को सुनकर उन्होंने और जानकारी ली और पता चला कि भरूच में कहाँ देखी। तो भरूच में एक गुलाम भाई रहते हैं, तो ये उनके घर के पास देखी थी। तो इसके बाद में जब इससे कहा गया कांस्टेबल से कि भाई इसका पता लगाओ, तो ये गुलाम भाई के घर गए। इन्होंने गुलाम भाई को फ़ोटो दिखाई, बोले इस गाड़ी को पहचानते हो? गुलाम भाई गाड़ी को पहचान गए, बोले हाँ यार, ये तो गाड़ी मेरे घर के बाहर ही खड़ी थी। तो बोले कैसे? तो बोले जो किराए पर रुकने आए थे, कुछ दिनों के लिए किराए पर रुकने आए थे, ये गाड़ी उनकी थी। ठीक, गुलाम भाई भी तस्वीर देखकर चौंक गए और कहा कि ये कार उनके घर पर 2-3 दिन के लिए किराए पर रुकने वाले लोगों की है। याकूब ने पूरा मामला समझाया। गुलाम भाई ने का नंबर लिया। याकूब तुरंत पुलिस स्टेशन आया और डीएसपी चुदासमा को ये सारी जानकारी दी। याकूब अली को पता ही नहीं था कि उसकी ये जानकारी कितनी महत्वपूर्ण है, जिसे क्राइम ब्रांच की जांच को पूरी लीड हासिल हुई। एक और इसमें किरदार है दिलीप ठाकुर, ये सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है। वहीं दिलीप ठाकुर ने 26 जनवरी 2008 को जब ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त जितने भी नंबर फ़ोन आए थे उन सब नंबर को एक के बाद एक सर्विलांस किया। लाखों फ़ोन नंबर को दिलीप ठाकुर ने मैनुअली चेक किया और ऐसे कुछ संदिग्ध नंबर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को दिए। तो ये सारे नंबर्स जो उस समय वहाँ चालू थे, जो जिनसे फ़ोन कॉल्स हुई थी, ये लाखों नंबर्स को ट्रेस किया गया। दिलीप ठाकुर ने उसको ट्रेस किया और इसके बाद जो इसमें से इम्पॉर्टेंट नंबर थे, जो शक वाले नंबर थे, जिन पर ये यकीन हो रहा था कि ये लोग इसमें शामिल हैं, उनके नंबर जो है क्राइम ब्रांच को दिए। तो ये बहुत बड़ा मैटर था, मतलब भूसे के ढेर में से कील ढूंढने बराबर। लेकिन किस्मत अच्छी थी इसलिए ढूंढ पाए, नहीं तो शायद कभी नहीं ढूंढ पाते और शायद कभी नहीं पता चलता कि ये धमाके किसने किए, क्यों किए, इसके पीछे कौन लोग थे, कभी ये मालूम नहीं चलता। तो साहब ये वो आरोपी हैं, ये वो आरोपी हैं सारे के सारे 49। ये वो आरोपी हैं जिन पर आरोप तय हो गए। अब आरोपी नहीं, सॉरी, ये मुजरिम हैं जिन पर आरोप तय हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके सामने है साहब, ये सब कुछ आपके सामने हो। अब ये सब कुछ 2002 का बदला लेना, फलाना करना, ठिकाना करना, ये हो क्या रहा था, पहले उसको देख लें। आइए ज़रा देखें। मोदी अच्छे नसीब वाले हैं कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस में बच गए। कोर्ट में खुलासे से मच गया देश में हड़कंप। सब कोर्ट में खुलासा हुआ था कि मारना मोदी को भी था, ऐसे ही मारना था, ब्लास्ट में उड़ा देना था धमाक, पर किस्मत वाला था, बच गया। बच गया। तो सारा जो प्रपंच था वो इस आदमी को उड़ाने के लिए था, ये बच गया बाल बाल। प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन वो भी गए थे देखने। ठीक है, तो ऐसे ऐसे खुलासे कोर्ट के अंदर हुए हैं जिसे अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। रियली सरप्राइजिंग। तो 2002 का बदला लेना था। 2002 का बदला क्या लेंगे? बोले मोदी को मारो। तो मोदी को मारेंगे तब ना बदला पूरा होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा?
कमाल की बात है। और ये सारे जो घटना है ये कोर्ट में हुई है। चलिए, एक से बढ़कर ये सब एक एक कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो विकास माथुर जी पूछ रहे हैं 49। अरे सर, अभी तो दिखाया, इतने सारे नाम भी पढ़े। आप लोग कहाँ रहते हो मुझे समझ में नहीं आता। ये सारे के सारे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नाम पढ़ते रहना, ठीक है। सारे मुस्लिम हैं इसमें, है ना, इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो नॉन मुस्लिम हो, ठीक है। तो पर्पस कौन था, टारगेट पे कौन था, टारगेट पे फिर आगे नरेंद्र मोदी, ठीक है भाई। रुद्र भारद्वाज कहते सर पंजाब बता दो, तो इसको बंद कर दूं, इसको ख़त्म कर दूं, आगे नहीं बताऊं? ठीक है। तो ये तमाम सारी जानकारियाँ हैं बॉस। 29 वो बम थे जो फटे नहीं, ये फट जाते तो और ज़्यादा होता, है ना। मोदी जी हिटलर्स पे क्यों, 2002 से क्यों? तभी से ना, जब 2002 में अपनी मनमानी नहीं करने दी तो फिर दिक्कत तो होगी ना। देखिए, जांच भी कितनी बार स्थानांतरित। राज्य सरकार ने तात्कालीन जेसीपी आशीष भाटिया की देखरेख में अहमदाबाद अपराध शाखा को जांच स्थानांतरित कर दी, जो अब गुजरात डीजीपी के रूप में कार्यरत हैं। आज गुजरात के डीजीपी हैं। बेला त्रिवेदी से शुरू होकर कुल 9 अलग अलग न्यायाधीशों ने मामले की अध्यक्षता की, जिनकी अदालती आरोप 15 फरवरी 2010 को अभियुक्तों के खिलाफ तय किए गए। न्यायमूर्ति त्रिवेदी अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो कहाँ कितने सारे न्यायाधीश बदल गए बताइए? 9 न्यायाधीश बदल गए। कोई अगर ये बोले कि इसमें ये फ्लॉड है, गलत है, फैसला गलत है, द्वेष भावना से, सर 9 न्यायमूर्ति बदल गए, इसमें 9 न्यायाधीश बदल गए। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, 9 के 9 गलत हो जाएंगे। और किसी ने एफआईआर देखी, किसी ने जांच देखी, किसी ने विटनेसेस बुलाए, किसी ने क्रॉस एग्जामिन कराया, सब अलग 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 न्यायाधीशों ने किया और सब लिखते गए और तब जाकर वो फैसला बना। ऐसा नहीं किसी एक ने फैसला दे दिया। ये अब तक का सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा इसमें जजेस चेंज हुए वो फैसला, इसके बावजूद ऐसा फैसला आना, ये बहुत अपने आप में मायने रखता है। समवेयर बिहाइंड ऑल दिस इज कांग्रेस एंड बार आंसर जी। अब इसमें क्या कह सकते हैं सर, है ना। तो खैर, SC गिवन वर्डिक्ट अगेंस्ट योगी गवर्नमेंट सेट टू रिफंड बैंक अकाउंट गोन। सर आ रहा हूँ, उस पर भी आऊँगा ना, ठीक है ना। व्हाट इज दिस कंट्री गोइंग टू एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड डिसीजन, ठीक है। वो डिसीजन पहले आ चुका सर, उसी का सेकेंडरी वो है कि वापस भी किया जाए, ठीक है ना। तो अब कितने लोगों को, 38 लोगों को फांसी की सज़ा हुई है और बाकी आजीवन कारावास। तब फिर क्या करेंगे? ये कुछ तो करेंगे ना, इतने बड़े हैं। अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे मौलाना अरशद मदनी, लगाया ये बड़ा आरोप। अरे साहब, क्या आरोप लगाया? कहते विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय है। क्यों भाई, क्यों अविश्वसनीय? फिर आरोप तो वही लगाएंगे ना कि भैया हम तो वो हैं, फलाने ठिकाना है, ठीक है ना। चुनौती देंगे कोर्ट में, ठीक है। और कहते हैं कि तमाम सारे और मामलों में भी हमने लोगों को बचाया है। अक्षरधाम हमले वाले में बचाया है, तमाम सारी जगह बचाया है। तो कहते हैं ऐसा होता है, नीचे से सजा होती है, ऊपर से छुड़वा लेते हैं। कोर्ट ने निर्दोष लोगों को झूठे तरीके से बम ब्लास्ट में फंसाने की साजिश करने पर गुजरात पुलिस को भी फटकार लगाई थी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस मामले में आरोपियों को राहत मिलेगी। वेरी गुड। तो साहब बचाने भी निकल पड़े, बचाने भी निकल पड़े। अभी तो सज़ा हुई भी नहीं, कोई फांसी चढ़ा भी नहीं, उससे पहले ही बचाने निकल पड़े। कमाल है। तो ये चीज़ें साहब, ये आपके देश में इस प्रकार से घटनाएं हुई। 2002 की घटना हुई, ट्रेन जा रही थी, उसको रोका। साजिश पहले से तैयार थी, पेट्रोल की कट्टियाँ पहले से तैयार थी, सब कुछ पहले से तैयार था। ट्रेन को रोका गया, ट्रेन पे पथराव किया गया,
सिग्नल को रेड कर दिया गया। इसके बाद ट्रेन रुकती है, क्योंकि सिग्नल रेड है तो ड्राइवर गाड़ी आगे नहीं चलाएगा, और खड़ी गाड़ी में जिंदा परिवार के साथ, जिसमें मासूम बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जिंदा जला दिया गया। भून कर एकदम जब काली हो गई थी लाशें, तब वो लाशें निकली बाहर। तो इतनी बुरी स्थिति में ये चीज़ें हुई। ये हुआ था गोधरा में। इसके बाद दंगे हुए, तो किया किसने? फिर वही मौलाना साहब ने, और कॉरपोरेटर थे कांग्रेस के, उन्होंने तो ये सोचा था कि भाई मार देंगे, उसका रिपरकेशन हुआ। अब उसका बदला लेने के लिए 2008 में बम धमाके किए और मार दिए लोग। पहले ट्रेन में जलाए, फिर कहते ट्रेन में जो जलाए थे उससे हमको तसल्ली नहीं हुई, तो अभी हम और मारेंगे, तब और मार लिए। तो ये स्थिति चल रही है। स्टिल रिमेंबर 1 मंथ में 8-9 सीरियल ब्लास्ट थे। हाँ, कम्युनल मार्शल लॉ फॉर 10 years टू स्वच्छ भारत। नरेश आहूजा जी। मौलाना मदनी अ बिग डिस्ट्रेस टू नेशन, तोहिन चौधरी जी कहते हैं। तोहिन जी अब देखिए, अब कर रहे हैं तो उसमें कोई रोक तो सकता नहीं ना, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं बॉस कि आपको समझना होगा। और ये बहुत बड़ा फैसला इसलिए क्योंकि 38 लोगों को फांसी की सज़ा आज तक नहीं हुई है। ये पहली बार है जब 38 लोगों को फांसी की सज़ा हो रही है। ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग लगातार उसी सरकार को वोट करते रहे, लगातार वो सरकार बनी रही, जांच प्रभावित नहीं हुई ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, लगातार प्रेशर आते रहे लेकिन प्रेशर में नहीं झुकी स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद केंद्र में भी आपने चुनकर भेज दिया, केंद्र में भी लगातार आपकी सरकार है, इसलिए ये फैसला आ पाया। यदि ये बीच में कहीं भी इधर उधर कुछ होता तो ये फैसला इस प्रकार से फैसला नहीं आता, क्योंकि जांच को प्रभावित कर दिया जाता, या जांच कोई हायर अथॉरिटी ले लेती, सीबीआई ले लेती, इस तरह से ले लेती और पूरा लीपापोती हो जाती। तो ये तब संभव होता है। तो वो लोग जो ये कहते हैं ना नहीं बदलाव होना चाहिए, वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं, क्योंकि बदलाव में भारत में जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, पेस बहुत स्लो है यहाँ का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको चुनकर भी ज़्यादा बार देना पड़ता है। अगर आप ये सोचे 5 साल में मुकदमे हो जाते तो फिर बात क्या थी, फिर तो 1 जनवरी बहुत होता किसी के लिए। लेकिन जब मुकदमे 13-13, 14-14 साल चलते हैं, 20-20 साल चलते हैं, तो फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाती है कि आपको उसी व्यक्ति को चुनना पड़ेगा, नहीं तो आपका खेल ख़त्म। भारत में एक माइनॉरिटी है, जू, ईसाई और फारसी मेजॉरिटी हैं। ठीक बात है। ये परिस्थिति आपके सामने है देश की, ये सब कुछ आपके सामने है ना? चलिए, तो कोर्ट से आज फैसले आतंकवाद के खिलाफ एक के बाद एक आए। एक तो ये फैसला आया, एक और फैसला आया। डी गैंग पर कसा कानून का शिकंजा, 7 दिन की ईडी हिरासत में दाऊद के भाई और इकबाल कासकर, जेल भेज देगा 7 दिन की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हवाला और ऑर्गेनाइज क्राइम, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट मकोका के तहत कार्रवाई की थी। तो साहब इसमें इकबाल कासकर, डी गैंग, दाऊद का भाई 7 दिन की जेल में चला गया। बड़े बड़े कमाल हो रहे हैं साहब, बताइए क्या जलवे थे किसी ज़माने में। मुंबई ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने 7 दिनों की हिरासत में भेजा। तो 7 दिन की जेल में भेज दिया। ईडी का केस है, हवाला से रिलेटेड है, देश में दंगों की फंडिंग का भी केस है, तमाम सारे केसेस हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर तमाम सारे इनके ऊपर केस फ़िलहाल हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। याकूब अली एक मुसलमान है और ये मदनी जैसा मौलाना भी, ये लोग और कितना नीचे जाएंगे, इवन दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर ओन कल्ट। अभिजीत जी देखिए, आपने ओन कल्ट की बात करी है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार पीछे जाके आपको, अगर मुझे मिल जाए, मिल गया है ना, आइए दिखाता हूँ। इनकी ओन कल्ट की इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। मामले के संबंध में पहली गिरफ्तारी 27 जुलाई 2008 को हुई थी, जब स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के एक संदिग्ध सदस्य मौलाना अब्दुल हलीम को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। किसको? मौलाना अब्दुल हलीम। आप क्या बात कर रहे हैं सर, हर बार शुरुआत मौलाना से ही होती है, चाहे वो गोधरा में ट्रेन जलाने का हो तो मौलाना का नाम होता है, यहाँ पहली गिरफ्तारी मौलाना की होती है। तो एवरीवेयर
यहाँ जहाँ भी पाएंगे ना, तो ये जो मौलाना है ना, सारा लफड़ा इन्हीं से शुरू होता है। खैर, तो ये साहब, तो इकबाल कास्कर भी पकड़े गए, फिलहाल हिरासत में है, इनको भी हिरासत में भेज दिया गया। अब सब मोदी को मारना चाहते हैं, चाहे वो डी गैंग हो, चाहे बी गैंग हो, चाहे सी गैंग हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आईएसआई हो, चाहे खालिस्तानी हो, सबकी नज़र में एक ही है, मोदी। और वो चाहे आपके लाल कपड़े वाले, लाल सलामी ये गैंग हो, कम्युनिस्ट गैंग। राजीव गांधी की तरह होनी थी पीएम मोदी की हत्या, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश। एल्गार परिषद केस में बेल से कोर्ट का इनकार, साफ इनकार कर दिया कोर्ट ने, हम किसी प्रकार से नहीं देंगे। एकदम स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी। एनआईए स्पेशल कोर्ट जस्टिस कोठालीकर ने जिन 3 लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया, वे सागर गोरखे, रमेश गायचोर और ज्योति जगताप हैं। कोर्ट में बताया भैया कि ये जो हैं सीपीआईएम और में मोदी राज को किसी भी तरह से ख़त्म करना चाहते थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को निशाना बनाकर पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या जैसी एक और घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बताइए, ठीक है। देश में दंगे कराना, सरकार को सत्ता से हटाओ, दंगे करो, ये तमाम सारी चीज़ें थी। सारे मौलानाओं को हुरों के पास भेजना चाहिए। अरे साहब, अब ये क्या बोले इस बारे में। यानी कहते हैं 1947 में सारी गंदगी बाहर कर देते तो सुरक्षित हो जाता, सुरक्षा पे इतना पैसा खर्च नहीं होता, ना लोग मरते, ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इस पर भी एक लाइव करो। बिल्कुल अवश्य करेंगे भैया, लेकिन समस्या तो ये है ना सर, ये जो कम्युनिस्ट में जो भरे जाते हैं उनमें से कुछ आपके लोग भी होते हैं, जिनको ज़िंदगी में कोई नहीं पूछ रहा होता वो कम्युनिस्ट बन जाते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं होती वो कम्युनिस्ट बन जाते हैं। काले कलूटे, अजीब अजीब आंडे भंडे चेहरे वाले, जिनको पड़ोसी भी नहीं पूछता है, तो ये वो लोग होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, वो कम्युनिस्ट बन जाते हैं, वो बाद में आतंकवादी बनते हैं। मनीष मंजुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश चल रही थी। बहरहाल जमानत देने से कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक से बढ़कर एक है साहब, अभी ख़त्म थोड़ी हुआ। आप कह रहे हो कि सबको उस समय बाहर कर देते, उस समय बाहर कर देते तो इनका क्या हो जाता, ये सुधर जाते क्या। आइए थोड़ी इनकी भी बात कर लें। एसएफजे के लेटर हेड पर आपको समर्थन की मांग, खालिस्तानी नेता गुरपरवंत पुन्नू ने कहा झूठा है, वायरल लेटर नहीं जारी की ऐसी कोई चिट्ठी। कुमार विश्वास के बयान के बाद अब लेटर बम से बड़ी केजरीवाल की चिंता। तो साहब एक लेटर आया एसएफजे 6 फॉर जस्टिस का, ये लेटर आया, सानू केजरीवाल नू सपोर्ट करना है, असी कार देंगे। अब कहते हैं कि ये लेटर फर्जी है। भाई एक बात बताइए, गुरप्रवंत पुन्नू ने अब जाके एक वीडियो बनाया है कि ये लेटर फर्जी है, ठीक है, अच्छी बात है। पंजाब में आप सरकार बनने पर खालिस्तान पाने में होगी आसानी, ये एसएफजे के लेटर में लिखा था। एसएफजे के नाम पर लेटर वायरल, पुन्नू ने बताया फेक, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हज़ारों लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिनके नाम से तमाम सारे लेटर वायरल होते हैं, तमाम होते हैं, लेकिन कोई आके ये नहीं बोलता कि हमने लेटर नहीं इशू किया। तो पुन्नू ने आखिर आके ये क्यों बोला कि हमने ऐसा कोई लेटर नहीं दिया। अब मुद्दे की बात, सवाल नंबर 1, क्या ये लेटर पुन्नू ने ही इशू किया था और इसलिए क्या था कि सारे खालिस्तानी समर्थक आम आदमी पार्टी को वोट दें, अरविंद केजरीवाल को वोट दें। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या ये लेटर अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही इशू किया गया था कि उनको समर्थन मिल जाए खालिस्तानियों का। सवाल नंबर 3, कि क्या इस लेटर के इशू होने के बाद हवा एकदम से बदलती देख खुद फिर से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने इनसे बोला कि यार वीडियो बनाओ, ये तो गड़बड़ हो गई, उल्टा हो गया। या फिर सवाल नंबर 4,
कि ऐसा हुआ कि पहले तो लेटर इशू करा लिया, इन लोगों का समर्थन ले लिया, अब ये कह देंगे लेटर फेक है तो इन लोगों का समर्थन ले लेंगे दूसरे वालों का, यानी सब तरफ से समर्थन ले लेंगे और सरकार बना लेंगे। क्या ये सब चल रहा है क्या? सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब लेकिन एक का भी नहीं मिल रहा। लेकिन एक आतंकवादी संगठन का हेड आकर ये बोले कि मैंने ये लेटर इशू नहीं किया है, ये बात समझ में नहीं आती। किसको बचाने का प्रयास हो रहा है और क्यों हो रहा है? अरविंद केजरीवाल से क्या मतलब? अरविंद केजरीवाल जीते चाहे हारे, उससे पुन्नू को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन सिख फॉर जस्टिस जैसे आतंकवादी संगठन ने आकर इस बात की भर्त्सना करी, कहते नहीं नहीं ये तो गलत है, हमने नहीं किया। पहले लेटर इशू होता है, सारे व्हाट्सएप पर वायरल होता है, तब तक कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही पब्लिक में आ जाता है लेटर तो तुरंत आ जाता है खंडन, आ जाता है नहीं भाई ये तो ऐसा नहीं किया। तो जैसे ही उनको लगा कि भाई कहीं नुकसान हो जाएगा आम आदमी पार्टी का, तो तुरंत लौट कर आए। तो सवाल ये है कि क्या रिश्ता है इनमें और आम आदमी पार्टी में? क्यों आम आदमी को बचाना चाहते हैं? डूब रही थी, डूब जाने देते, आपका क्या जा रहा था? नुकसान हो रहा था, हो जाने देते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना। अभिजीत जी कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा हैज टेकन द राइट डिसीजन अगेंस्ट मदरसा, दिस मस्ट बी फॉलोड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट। अभिजीत जी, अपर्णा लुक्तोके जी, धन्यवाद। तो साहब इतनी सारी कवायद, कहते कि हमने इशू नहीं किया, हमने इशू किया। खैर हमें नहीं मालूम किसने इशू किया किसने नहीं किया, लेकिन इनके जो साथी रहे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनकी सुन लीजिए। आज फिर एक नया वीडियो आया। देखिए, उनकी दो विशेषताएं हैं और दो चीजों में वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पे डोरा डाला। यहाँ तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारे, लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों? वो आए ना, वो बात करें यहाँ पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हाँ आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कहते कि इनके घर पर टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स आते थे, मीटिंग करते थे। टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स, वो सिंपैथाइजर्स जो टेररिस्ट से बात कराते थे, वो लोग आते थे, उनके घर पर बैठकर बात करते थे। जब इन्होंने आपत्ति करी तो इनको पंजाब की मीटिंग से ही बाहर कर दिया गया। और सुनिए क्या कहा। और ये इनके पुराने साथी हैं तो गलत तो बोलेंगे नहीं। और मैंने एक दिन नंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं नहीं अंदर मीटिंग चले, मैंने उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, राइट साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं मिल रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा, मिल रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं कि राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन कम से कम उन दो लोगों में, उन दो पार्टियों में ये तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। राहुल गांधी अपने पिता, अपनी दादी को इसी राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पर खो चुके हैं, इसी पंजाब में बलि चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं। तो वो चुनाव में तो लड़ रहे हैं, वो कहां बनना चाह रहे हैं? भारत में मुख्यमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री। तुम्हारा तो प्राण, तुम्हारे मुंह से निकलती कैसे हैं बातें, बोलते कैसे हो? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर, संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा।
वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा, वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा, खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा। ऐसा बोल दे, एक बार बोलेगे ना, क्या चुनाव करता है, इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा आपने वैश्विक करा दिया, पंजाब में चुटकुले कवि सम्मेलनों के वायरल करवा दिए, पर अब जब ये लोगों को बात पता चली कि तुम्हारा बेसिक इंटेंशन क्या है, तो कह रहे नहीं मैं तो ऐसा हूं, मेरे पीछे पड़ गए, ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फला आदमी हूं, बात निकलेगी तो जरा दूर तलक जाएगी। वो अपने आप को तो साहब एकदम सीधी सी दो टूक बात है। अरविंद केजरीवाल खालिस्तान पर अपना वक्तव्य क्लियर करें, अपना वक्तव्य दें कि वो खालिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या खालिस्तान बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अगर नहीं बनना चाहिए तो अरविंद केजरीवाल इस बात को स्पष्ट रूप से मंच के ऊपर से क्यों नहीं कहते कि खालिस्तान के वो खिलाफ हैं और खालिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे, और हर एक खालिस्तानी, एक एक खालिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ वो हैं और उसे जड़ से उखाड़ कर ही वो दम लेंगे। ऐसा क्यों नहीं बोलते? इस देश की मिट्टी पर ही हो ना आप, इस देश की मिट्टी से ही खा रहे हो ना, यहीं का नमक खा रहे हो ना। चलिए आगे देखें और क्या बोला इन्होंने। कह रहे हैं कि मैं असली भगत सिंह का चेला हूँ, ये बात वो कह रहे हैं। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? देश की आजादी के लिए। तो इसका मतलब ये अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है? बताए क्या? कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंकित मत करे। खैर ये राजनीतिक बात है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सिर्फ, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, फोन पर तो उन्होंने बात दिया, समय नहीं दिया। उनका ये कहना है कि कुमार विश्वास साहब का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो ये बताया कि वो किस पार्टी में हूं मैं। 2016 के आखिर में लड़ाई हुई, किस पार्टी में हूं मैं आम आदमी पार्टी से निकाला गया हूं, मैंने इस्तीफा दिया है। जो आदमी कहता था स्वराज से पार्टी है, वो जब से पार्टी बनी है तब से खुद ही अध्यक्ष बना बैठा है अपनी जेब में। और आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसरे चौथे नंबर वाले कार्यकर्ताओं को बता दूं, ज्यादा ख्वाब मत पालो, अब दामाद जी आने वाले हैं, अब बहन जी आने वाली हैं, ये वहीं ले जाएगा और लोगों को जस्टिफाई कराएगा उन चेलों को, चिंटुओं को। जो स्वराज का शिरोमणि बनता था, जो संविधान की कसम खाता है, उसने अपना ही संविधान बदल दिया कि 3 साल से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा, संयोजक नहीं रहेगा, अपना संविधान खुद बदल दिया, मैं जब तक रहूंगा तब तक रहूंगा। तो मैं किस पार्टी में हूं? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, कांग्रेस में हूं, टीडीपी में हूं, तेदेपा में हूं, लेदेपा में हूं, किस में हूं मैं? कोई मिलता नहीं तो उसके लिए बोल रहे, उसके लिए बोले। अरे तू इधर उधर की बात न कर भाई, ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है, ये बता कि तेरे घर पे लोग आए थे, आते थे या नहीं आते थे, और बता दे, नहीं तो मैं बता दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, कांग्रेस में हूं, टीडीपी में हूं, तेदेपा में हूं, लेदेपा में हूं, किस में हूं मैं? कोई मिलता नहीं तो उसके लिए बोल रहे, उसके लिए बोले। अरे तू इधर उधर की बात न कर भाई, ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है, ये बता कि तेरे घर पे लोग आए थे, आते थे या नहीं आते थे, और बता दे, नहीं तो मैं बता दूंगा। तो साहब कुमार विश्वास ने कुल मिलाकर इनकी पूरी पोल खोल दी और एकदम स्पष्ट रूप से, बिल्कुल स्पष्ट है। ये बात पर अरविंद केजरीवाल को जवाब तो देना पड़ेगा। और मैं पंजाब के तमाम सारे लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अब ये बात इनकी पूरी खुल चुकी है, पोल पूरी खुल चुकी है। आप काले चोर को वोट दो, पर कम से कम आम आदमी पार्टी को वोट तो मत दो। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के अलावा आपके पास ऑप्शन कौन सा बचता है? अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, फिर वही जट सिखों की राजनीति, फिर वही दूसरों पर अत्याचार करने का सिलसिला शुरू, फिर वही नशेबाजी। कांग्रेस तो चन्नी है, चन्नी तो अभी दिखावे के लिए, फिर सिद्धू आने वाले, फिर वही पाकिस्तान, सीधे बाजवा को वोट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन बचता है बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो मेरा तो एकदम क्लियर कट सभी से कहना है कि भाई पूरी ताकत के साथ और आप बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को वोट दें। इधर उधर कहीं जाने की कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब इनकी पोल तो पूरी तरह से खुल चुकी है। और अरविंद केजरीवाल को अब सामने आकर ये बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए कि उनका क्या लेना देना है, उनका क्या लेना देना है खालिस्तानी आतंकवादियों से, और वो खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ क्या कह रहे हैं। 100 years back, Bhagat Singh was called a terrorist by the British. I am his staunch follower. Today, history is repeating itself. These all corrupt people have teamed up to brand the disciple of Bhagat Singh as a terrorist, but people know the truth. अरविंद केजरीवाल, मतलब पूछा कुछ और जा रहा है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है। भाई भगत सिंह तो अबियल कहा ना, भगत सिंह तो
देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तो तुम कौन सा एक और देश बनाने जा रहे हो? खालिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हो? तुम कौन हो? खालिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे हो? खालिस्तान से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हारे घर पे खालिस्तानी आते थे आतंकवादी या नहीं आते थे? तुम्हारा खालिस्तान से कुछ लेना देना है या नहीं है? इस बात को स्पष्ट करो। और तुम खालिस्तान के खिलाफ हो या नहीं? खालिस्तान और खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए तुम्हारे मन में क्या है, ये इस देश को जानना है, और ये इस देश को जानने का पूरा अधिकार है। चलिए, चरणजीत सिंह चन्नी को लेटर लिखा है भाई, अमित शाह जी ने लिखा है। क्या? कृपया अपने पत्र फलां फलां का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आम आदमी पार्टी के सिख फॉर जस्टिस जैसी अलगाववादी एवं प्रतिबंधित संस्था से संबंध रखने, चुनाव में सहयोग लेने आदि के संबंध में जांच का अनुरोध किया गया है। आपके अनुरोध पत्र के अनुसार एक राजनीतिक पार्टी का देश विरोधी अलगाववादी एवं प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना, चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की एकता एवं अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडे से अलग नहीं है। यह अत्यंत निंदनीय है कि सत्ता पाने के लिए ऐसे लोग अलगाववादियों के साथ हाथ मिलाने से लेकर पंजाब और देश तोड़ने तक की सीमा तक जा सकते हैं। इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। अमित शाह। तो साहब इन्होंने मांग करी थी, चन्नी साहब ने, कि भाई जो इनके जो आम आदमी पार्टी के जो रिलेशन है वो सीधे सीधे, इन्होंने आरोप लगाया था, वो सीधे सीधे जो सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी आतंकवादियों से हैं। इसकी जांच की जाए, उनको जेल भेजा जाए। ये चन्नी साहब का लेटर है, चरणजीत सिंह चन्नी, चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये उनके साइन है नीचे। Please find enclosed a copy of letter Gurprawant Singh Pannu letter at Sikh for Justice. The letter is Punjabi language and contents of letter shows the Sikh for Justice, which is banned organization, is in constant touch with the Aam Aadmi Party. It has been mentioned in the letter that the SFJ has given its support to AAP in the election of the State Assembly in 2017. And similarly, these elections too, SFJ has exhorted the election to vote for Aam Aadmi Party. तो इनका आरोप है कि भाई लगातार जो है इनके साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के इनसे रिलेशन है, कुमार विश्वास ने भी ऐसे एलिगेशन लगाए हैं, सारी बातें इन्होंने लिखी हैं इसमें। इसको लेकर अब केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भाई इस पर जांच होगी और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इसको देखूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी को चाहिए कि वो फटाफट आकर इस बात को बताएं कि खालिस्तान से उनका क्या लेना देना। भाई हर आदमी एक ही चीज़ पूछे, एक ही सवाल, खालिस्तानी और खालिस्तान के बारे में उनका क्या कहना है, खालिस्तान का क्या विचार है उनके मन में, खालिस्तानियों को लेकर क्या विचार है उनके मन में, ये उनको स्पष्ट तो करना पड़ेगा इस देश की जनता को, तभी आगे बात बनेगी। खैर, वहाँ जाकर इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि बड़ा इन्होंने विकास कर दिया, विकास कर दिया, विकास कर दिया है, दिल्ली में विकास कर दिया। दिल्ली के विकास की मॉडल की तस्वीरें रोज आ रही हैं, जरा ये भी देख लें। जैसे बच्चे जूस पीते हैं ना घर में, ये देखो, ये पाउच है और पाउच में शराब पैक है, 50 रुपए में पियो और या तो सड़क पर डिक्के मार जाओ या कार जाते जाते जो करना। तो पहली बार इस देश के अंदर टेट्रा पैक में, फ्रूटी के पैक जैसी टेट्रा पैक में शराब आ रही है। टेट्रा पैक में शराब पियो भैया। देखो जी, ये देखो, ये हाल है। दिल्ली का मॉडल कहते ना, पंजाब का मॉडल बनावा दिल्ली मॉडल, दिल्ली च हो रहा। देखो जी, 50 रुपए का पऊगा मेरे ख्याल, मैनू तो पता नहीं की है। तो मैं किसी को हुण मंगया, मैं कहा दिखा यार जरा, मैं देखा की स्यापा है। वो बड़े खुशी नाल दे रहा, कहता भाजी जिथे मर्जी लैके पी लो, चुप चुप करके पींदे रहो, मौज लैंदे रहो, बस ही बह के पियो या ट्रेन च बह के पियो। केजरीवाल के हाल देख लो जी, दिल्ली का हाल किया उन्हें। तो साहब चुपचाप लेके बैठ जाओ, उस पाउच को आराम से बैठ के पीते रहो, कहीं भी बैठ के पीते रहो, बहुत बढ़िया। और पीते रहो का क्या नतीजा है वो भी देख लीजिए आपके सामने। स्वीट आतंकवादी, हाँ सही बात है। नमस्कार साथियों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली सरकार का अजूबा, करिश्मा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई फ्री फ्री फ्री, एक के साथ एक फ्री, शराब फ्री, देसी फ्री, विदेशी फ्री, लोकल फ्री, सारे फ्री, ठर्रा फ्री, संतरा फ्री, चीकू फ्री, सारी चीज फ्री। ठीक है, तो उसके ना रिजल्ट आने लग गए हैं और जो रिजल्ट आए हैं वो आपके सामने दिखाने जा रहे हैं प्रत्यक्ष। और ये देखिए, ये है फ्री फ्री का रिजल्ट। ये देखिए, शायद आप देख पा रहे हो,
एक के ऊपर एक फ्री चल रही है। अभी मॉल की तरफ भी पड़े हैं कई जने। अभी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि ये देखो यहाँ पे ये व्यक्ति लीजिए बिल्कुल साहब। नशे की धुत में है और बिल्कुल पड़ा हुआ। ये हमारे देश का भविष्य है और इसके लिए सारा श्रेय जाता है, सारा क्रेडिट जाता है अरविंद केजरीवाल जी को। आप देख रहे हैं, समझने की कोशिश। तो साहब अरविंद केजरीवाल जी गजब का क्रेडिट है इनका। कह रहे हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त करा देंगे। कैसे नशा मुक्त कराएंगे, हमें तो ये समझ में नहीं आता। दिल्ली को पूरी ऐसी की तैसी करके रख दी दिल्ली की। और सुनिए, सिर्फ इतना नहीं कि नशे में ही ऐसी तैसी कर दी, सिर्फ खालिस्तान नहीं, इनका माइंडसेट ही अलग है। इनका माइंडसेट ये है कि अब चांदनी चौक को मुगल कालीन स्वरूप मिलेगा, मुगल कालीन रूप देंगे। दोबारा मीना बाजार खुलेगा भाई चांदनी चौक में। आ जाओ, अपनी औरतें बेचो हिंदुओं, तो चांदनी चौक को मुगल कालीन रूप मिलने वाला है। वाह, कमाल है भाई। मुगल कालीन, आक्रांताओं का, आतंकवादियों का, उसमें गर्व महसूस करें। ये दिल्ली सरकार कर रही है। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, यहाँ दिखा देता हूँ ना। चांदनी चौक में लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद के 1.3 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों किनारे पड़ने वाली दुकानों का स्वरूप अब एक जैसा दिखेगा। दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक को मुगलकालीन स्वरूप देने के लिए सभी दुकानों के सामने का हिस्सा एक जैसा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस काम की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है। किसने? दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार। तो मजे करो भाई, मुगल काल में जियो। फिर से मुगल काल की तरफ ले जा रहे हैं। बढ़िया है। आइए, और इनके झूठ के तो खुलासे होते ही चले जा रहे हैं। आरटीआई ने खोल दी पोल, आपकी पारदर्शिता ईमानदारी की पोल। आपके 38 विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त कार्यालय में 100 से अधिक मामले लंबित होने की असलियत सामने आई है। ये देखिए, 100 केसेस आर पेंडिंग ऑन द लोकायुक्त दिल्ली अगेंस्ट MLAs दिल्ली एंड अब ऑन 38 MLAs एज ऑन 31/12/2021। 31/12/2021 की है साहब। 100 केसेस पेंडिंग है, ठीक है ना, 38 विधायकों के खिलाफ। लेकिन लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो रही साहब। दुनिया भर की बातें कर रहा है, लोकपाल लोकपाल लोक। कहाँ है लोकपाल? क्यों नहीं लोकपाल हो रहा? क्यों नहीं लोकायुक्त की नियुक्ति हुई दिल्ली सरकार में? दिल्ली सरकार में 2020 के बाद से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। क्यों खाली पड़ा है? उस पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई? इस पर क्यों नहीं बोल रहे केजरीवाल? महा फ्रॉड, महा झूठा आदमी। बिल्कुल सही बोल रहे थे कुमार विश्वास। ऐसा वाहियात आदमी भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिला। खैर, खालिस्तान का सपना देख रहे हैं साहब बैठकर। दिल्ली का ये हाल कर दिया। दिल्ली दंगे, ये दिल्ली चरमरा गई जी, पूरी दारू पड़ी है। पीछे आपिया खड़ा हुआ है, इनके सिर पे वो लेके ताज, इनका दारू की बोतल उसके पास भी है। अपना टाइम आएगा। सपना देख रहे हैं। क्या सपना देख रहे हैं? ओ हो, लो भाई। तो इनको पंजाब का सीएम बनना है, सॉरी खालिस्तान का पीएम बनना है, पंजाब का सीएम नहीं। ये कार्टून वाकई में इनकी असलियत उजागर करता हुआ। टेट्रापैक अल्कोहलिज्म बेंगलोर एज वेल। बताइए, हमने तो पहली बार देखा सर, हमको आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। ठीक है ना। तो ये हाल कर दिया भाई इन लोकपाल का, और इनको अब नए देश का, खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना है। मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और देखें। पोल तो इनकी ऐसी खुल रही है एक के बाद एक। भ्रष्टाचार तो इतना चरम पर है। अगर आपको दिल्ली में कुछ भी करना है, मकान में ज़रा सा भी आपको हेर फेर करना है, तो आपको हज़ारों रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। दिल्ली मूंगफली वाले के जरिए रिश्वत ले रही थी आप पार्षद। सीबीआई ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। सीबीआई ने धर लिया भैया इनको, रंगे हाथों इनको पकड़ा। मूंगफली वाला है, उसके ज़रिए होता था। इमारत पर छत डलवाने के लिए मांगी थी 20,000 की रिश्वत। अब सीबीआई ने आपकी काउंसिलर को किया गिरफ्तार। लो भैया,
20,000 रुपये की रिश्वत मांगी। सिर्फ इतना नहीं है, हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, उन्होंने अभी अपना घर बनवाया, थोड़ा ऑल्ट्रेशन करवाया, उनसे उस ऑल्ट्रेशन के बदले 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। उन्होंने वो 2 लाख रुपए की रिश्वत भी दे दी, पैसे भी खा गए और अब फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए। अगर होगा तो फिर इसी लाइफ पे हम पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि वो डरते ज़्यादा हैं। मैंने कहा पेपर दे दो, हम यहाँ इसी लाइफ पे चला देंगे, लंका लगा देंगे, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग सब है उनके पास में। तो ये हाल है आम आदमी पार्टी का। ये बोलते भ्रष्टाचार नहीं है। अरे भैया दिल्ली वालों से पूछो, दिल्ली में जाकर देखो ज़रा, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार मिलेगा। बस उनको मत पूछना, टोपी वालों को, क्योंकि उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दिल्ली का, केजरीवाल का और ये जो ब्लास्ट हुए उनका आपके सामने लेखा जोखा। अब चलते हैं उस खबर की ओर जो पॉजिटिव खबर है, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला, और वो है इंडिया यूएई पैक्ट, ट्रेड पैक्ट। क्या हुआ इसमें? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होने वाली है, CEPA। और वो क्या है? ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है भारत और यूएई के बीच। फास्टेस्ट FTA टू बी नेगोशिएटेड बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन अराउंड 3 months। 3 महीने में ये एग्रीमेंट तैयार हो गया। इनके कारनामों का तो हैशटैग चलवाना चाहिए, नीपा जी। बिल्कुल सर, वो भी चलेगा। तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, कहाँ कहाँ फ़ायदे होंगे, आइए। ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, डिस्प्यूट सेटलमेंट, SPS, कस्टम्स प्रोसीजर, गवर्नमेंट प्रोसीजर, IPR, डिजिटल ट्रेड, इन सब में आपको फ़ायदा मिलेगा। ये सारी चीज़ें कवर करेगा फुल एंड डीप एग्रीमेंट विच विल कवर दीज एस्पेक्ट्स। ये तो वेस्ट बंगाल की तरह हो रहा है, वेस्ट बंगाल पर भी आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, तो यहाँ फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आइए और देखें और क्या क्या होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? मार्केट बढ़ेगा, एनहेंस मार्केट्स, टैरिफ रिड्यूस करेंगे, ये फ़ायदा होगा बिजनेसेस को। कौन कौन से बिजनेस को फ़ायदा होगा, किस किस में टैरिफ घटाए जाएंगे, आ जाइए। बेनिफिट टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर, लेदर फुटवेयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में फ़ायदा मिलेगा। एडिशनल इंक्रीज इन एग्री प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट आर प्रोजेक्टेड एट $850 मिलियन ओवर नेक्स्ट 5 years। अगले 5 साल में $850 मिलियन का एक्सपोर्ट की संभावना है। एडिशनल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स टू $130 मिलियन ओवर नेक्स्ट 5 years फॉर लेदर एंड फुटवेयर। लेदर और फुटवेयर में, सिर्फ लेदर और फुटवेयर, ये काफ़ी बड़ा मार्केट रहेगा। 130 मिलियन का यहाँ पर भी जो है फ़ायदा होने की संभावना है। ठीक है, तो ये 2-3 जगह फ़ायदा होने की संभावना है। किस किस सेक्टर में, कहाँ कहाँ, सेक्टर वाइज यदि हम देखें कहाँ कहाँ भारत को फ़ायदा होगा। सब्सटेंशियल गेन फॉर इंडियाज़ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ बहुत सारे शोरूम, बहुत सारे शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। टेक्सटाइल्स में फ़ायदा होगा, लेदर प्रोडक्ट एंड फुटवेयर्स, इसमें बहुत फ़ायदा होगा। प्लास्टिक्स में फ़ायदा होगा, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, अदर फर्नीचर, वुड प्रोडक्ट्स एंड स्पोर्ट्स गुड। तो ये तमाम सारी जगह जहाँ जिन इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तमाम सारी जगह। कितने सेक्टर्स को और कहाँ कहाँ फ़ायदा होना है? तो 111 सब सेक्टर्स को फ़ायदा होना है। एन ऑफर बाय यूएई टू इंडिया, 111 सब सेक्टर्स को। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी आप जो छोटी छोटी इंडस्ट्री खोलना चाहते हो ना, छोटा काम करना चाहते हो, उसके लिए। टू एक्सपेंड इंटरनेशनली बाय एक्सेस टू न्यू कस्टमर्स, नेटवर्क्स एंड एवेन्यूज ऑफ कोलैबोरेशन। तो छोटी छोटी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आप लोग खोलते हो, उनको फ़ायदा देने के लिए ये तमाम सारी चीज़ें। और कैसे फ़ायदा होगा, आइए देखिए। की बेनिफिट्स कौन से? बेनिफिट अबाउट $26 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर करंटली सब्जेक्टेड टू 5% import duty by UAE. UAE is committed to make significant investments in India's infrastructure. यहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में UAE इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि UAE के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हम उनको कुछ देंगे, कुछ टेक्नोलॉजी उनसे लेंगे।
तो ये भारत और यूएई का नया पैक्ट है जिससे भारत को बहुत फ़ायदा होने वाला है। भारत के तमाम सारे वो लोग, अभी मौका है, जल्दी से घुस जाइएगा, है ना, नहीं तो दूसरे लोग घुस जाएंगे तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगी। इसलिए फटाफट अपना देख लीजिए आपको क्या काम करना है और यूएई से आप क्या बिज़नेस कर सकते हो, उसको भी ज़रूर देखिए। वॉचिंग लाइव आफ्टर मैनी मंथ्स, कीप इट अप। मलिक बर्दापुरे बोलते हैं, धन्यवाद। नहीं, हाँ, अभिजीत जी कहते हैं टेट्रा पैक अवेलेबल इन बंगाल विद फ्री होम डिलीवरी अंडर दारू पे सरकार प्रकल्प। आई, ऐसा भी है। चलिए, सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ यहीं पैक्ट नहीं हो रहा, पैक्ट और बहुत सारी जगह हो रहे हैं जो आपको दिख नहीं रहे। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो हम आपको बताते हैं बार बार। नेपाल टू बिकम फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म। नेपाल भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेगा, अपने बैंक्स को इन्हीं पर लाएगा, इसी यूपीआई पेमेंट पर लाएगा। कभी सपने में सोचा था कि आपका कोई पेमेंट इंटरफेस दुनिया का कोई दूसरा देश भी इस्तेमाल करेगा? कभी नहीं करते हैं। लेकिन इतना रोबस्ट मैकेनिज्म है यूपीआई का, इतना रोबस्ट मैकेनिज्म है कि नेपाल अब इसको इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। अब नेपाल में यूपीआई चलेगा भारत का, ठीक है। देखिए, धीरे धीरे करके भारत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने का धीरे धीरे आपको जो दिखेगा ना। आइए एयरपोर्ट एडिशन पर देख लीजिए भाई, एयरपोर्ट पर किताबें, तो किताबें कौन सी है? उत्तर प्रदेश, द मॉन्क हु चेंज्ड, हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये वीर सावरकर, और सावरकर। जब ये दिखने लगता ना आपको, ये द हिंदू वे, ठीक है ना, एंशिएंट इंडिया। भारत बदल रहा है भाई, भारत बदल रहा है। अब एयरपोर्ट पे भी इस प्रकार की किताबें आने लगी, जिनको कोई रखता ही नहीं था, जिनको रखने से लोगों को डर लगता था कि इसको रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, एयरपोर्ट ही बंद ना हो जाए कहीं हमारा, ठीक है ना। तो ये भारत बदल रहा है। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों पे चलें। उससे पहले 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कंट्रीब्यूट करें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। और यदि भारत के बाहर है तो patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL, इन तमाम सारी जगहों से आप सपोर्ट कर सकते हैं। यूएसए में मिल रहा डिजिटल बुक भी है सावरकर का जी का बुक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दारू नहीं सर, द्वार यानी दरवाज़ा है। अच्छा, टेट्रा पैक होम अंडर द्वार पे सरकार प्रकल्प। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, सॉरी सर, गलती से गलत पड़ गया। चलिए उत्तर प्रदेश चलते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक से बढ़कर एक बयान आते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव, बिल्कुल चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, और जरा चुनावी सरगर्मियों को भी देख लें क्या चल रहा है। हमने कपड़ों का रंग देख करके नेता बनाना शुरू कर दिया कि रंग भी बटे कि धर्म में रंग भी बटे हैं। हमने कपड़ों का रंग से मुख्यमंत्री बना दिया खाली, और क्या गुण मुख्यमंत्री में सिवाय इसके कि एक रंग का कपड़ा पहनता है। हम भी सम्मान करते हैं। आज मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है। हमने भी सुंदर कांड का पाठ कराकर शादी की 25वीं सालगिरह मनाई है। हमसे लोग बोले कि सुंदर कांड क्यों करा रहे हो, हमसे बोलो उनका शादी की 25वीं सालगिरह, जाओ पत्नी को घुमाओ फिराओ, सुंदर कांड क्यों करा रहे हो। हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूँ, इसलिए सुंदर कांड क्यों करा रहे हो। हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूँ, इसलिए सुंदर कांड क्यों करा रहे हो। हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूँ, इसलिए सुंदर कांड क्यों करा रहे हो। हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूँ, इसलिए सुंदर कांड क्यों करा रहे हो। हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूँ, इसलिए सुंदर कांड। वैसे पत्नी आपकी भी सुंदर है, ऐसा नहीं है, मैंने गौर से नहीं देखा पर मुझे लोगों ने बताया है तो मेरी पत्नी सुंदर है। आप लोगों ने भी देखा होगा, घर घर गई है और जहां नहीं गई वह पहुंचने वाली है। पत्नी नजर से देखना भाई, क्योंकि मैं कांड करता रहता हूं। हमने कपड़ों, क्या बात है, पत्नी सुंदर और ये कांड करते रहते हैं, इसलिए इन्होंने सुंदर कांड कराया, नहीं तो ये इनकी भाषा है, ये इनके लोग हैं। सुंदर कांड का इन्होंने क्या मतलब निकाला है, किस प्रकार से भगवान को, ये नमाजवादी पार्टी का एक पेट हिसाब है कि हिंदुओं को किस प्रकार से उनके मुंह पे थूको, उनको
लज्जित करो। तो अब इन विधायक महोदय जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, कांड कहाँ करते हो, घर पे या बाहर? तुम कह रहे हो कांड बहुत करने वाला आदमी हूँ, मैं कांड करता हूँ। तुम कहाँ कांड करते हो? तुम्हारे घर में कौन कांड कर जाता तुम्हें पता है? तुम कांड ही करते रह जाते हो, तुम्हारे घर पे कर्मकांड हो जाता है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। इतनी बुरी हालत है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं समझ में नहीं आता। विरल पटेल जी धन्यवाद। इन पर मुकदमा होना चाहिए कायदे से, तब ऐसे लोग सुधरेंगे। चलिए, इटावा से एक वीडियो आ रहा है सर, हमारे एक दर्शक ने इटावा से एक वीडियो भेजा, आइए ज़रा देखें। मस्जिद का लाउड स्पीकर चल रहा है साहब, ये किसी चुनावी भाषण का नहीं है। कानून क्या है, हुकूम क्या है, उसके बुनियाद पर फैसला करना। अल्लाह निगरानी खैर अल्लाह ताला तौफीक फरमाए और हम सब पर करम फरमाए। आज सिर्फ कहने का ये मतलब है, लोग आते आते बहुत देर करते थे, हम सारे लोगों को इकट्ठा सुनाए तो सब लोग उस पर अमल करते हैं। वोट डालना जरूर है, ये सबसे पहले आप लोग अपने सहन नशीन करने से वोट डालना जरूर है। जरूर आप लोग वोट डालें, किसी भी पार्टी को डालें, इसका कोई नहीं है। और वोट डालने के वक्त आप फिक्र जरूर करें कि हमें किसको वोट डालने से हमारा फायदा होगा, या कौन सा फायदा होगा, या मिल्लत का फायदा होगा, इस पर जरूर गौर करें। मिल्लत का फायदा होगा, वोट डालना है, किसको डालना है? जिससे मिल्लत का फायदा हो, जिससे मुसलमानों का फ़ायदा हो, जिससे जमीयत का फ़ायदा हो। ये चल रहा है साहब। मस्जिद के लाउडस्पीकर जो कि अलाउड नहीं है चुनाव प्रचार के लिए, वहाँ से प्रचार हो रहा है कि मुसलमानों को एक साथ वोट डालना है, सबको डालना है, मिल्लत को फ़ायदा। वो जो वीडियो आप देख रहे थे ना अभी तक, वो सिर्फ ऊपरी ऊपरी हैं, अंदर कुछ और ही चल रहा है भाई। इटावा से ये वीडियो आज आ गया हमारे पास में। मिश्रा जी कहते हैं, गुरुजी न्यू टू मी एंड माय फैमिली, वी आर रिसीविंग अननोन कॉल्स एज वी आर फॉलोइंग योर चैनल एंड दे आर ट्रैकिंग अस। हाँ मिश्रा जी, ऐसा होता है। जैसे मेरे चैनल पे जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। खालिस्तानी आतंकवादी ने तो बहुत परेशान किया था कनाडा वाले लोगों को, तमाम सारे लोगों के पास इनके फ़ोन कॉल्स पहुँचे थे, तमाम सारे लोगों ने मुझे बताया। तो ये स्वाभाविक है, इस चैनल से बहुत सारे लोगों को टेंशन है, चाहे वो बीबीसी हो चाहे आतंकवादी हो। और बीबीसी और आतंकवादी तो एक ही साथ एक ही थाली में बैठते हैं ना, एक ही थाली में खाना खाते हैं। ये कौन है अभिजीत जी? ये मस्जिद से चल रहा है साहब पूरा प्रोग्राम, पूरा प्रकल्प। खैर, हे भगवान मत बोलिए, क्योंकि वो आपके भरोसे बैठे हुए हैं। मरम्मत के लिए भेजे गए बुलडोज़र 10 मार्च के बाद फिर से काम शुरू करेंगे, सीएम योगी जी ने कह दिया भैया। बोले अभी मरम्मत के लिए भेजें, 10 मार्च के बाद काम दोबारा शुरू हो गया। मरम्मत के लिए भेजे गए बुलडोज़र 10 मार्च के बाद फिर से काम शुरू करेंगे। तो भाई थोड़ा समझ जाएं वो लोग जो सोच रहे हैं कि कुछ भी होगा। कहते हैं बुलडोज़र को मरम्मत के लिए भेजा है, 10 मार्च के बाद फिर से चलेगा, ध्यान रखना, ये मत सोच लेना बंद हो गया, ठीक है ना। तो बेचारे इसलिए वो परेशान है, इसलिए तब से लगे हुए हैं कि मिल्लत फलाना ढिकाना बचो। तो देख लीजिएगा, वो आपके भरोसे में बैठे हैं और आप तो घर पे सो रहे हो आराम से। वोट देने ज़रूर जाना, नहीं तो खेल हो जाएगा। फिर मत कहना बताया नहीं था। चलिए राजस्थान की भी खबर ले लें। राजस्थान जनजाति किशोरी से हुआ सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की, पीड़िता को ही दिन भर थाने में बिठाया। बताइए राजस्थान की हालत है। राजस्थान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा भैया, सुधरने का ही नाम नहीं है। कमाल है, बड़ी कमाल की बात है। वनवासी किशोरी का ये मैटर है, शेड्यूल ट्राइब है। तो 11 फरवरी को ये मामला था और भाई उसको बैठा के रखा, नहीं लिखी उसकी एफआईआर। पर जब प्रेशर बना तब जाकर एफआईआर हुई, जबकि भाई जो पुलिस है वो इसी में लग गई, आपसी समझौता कराने में। 4 लाख रुपए ले लो, ये ले लो, ले लो, मामला ख़त्म करो।
क्या मिलेगा, ये स्थिति है। खैर राजस्थान में तो कुछ भी हो सकता है, वहाँ तो पीएफआई का भी वो चल रहा था ना, परेड हो रही थी। पीएफआई कैसे, राजस्थान नहीं और भी बहुत सारी जगह हैं। आइए, कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के बाद कुख्यात कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार से समर्थन मिला है। लीजिए साहब, अब टीएमसी से समर्थन मिल गया। उड़ी बाबा होमाड़िया होमाड़िया, उधर पे तुम लोग किधर पे रैली निकालता है, बंगाल में रैली निकालो, इधर पे कोई कुछ नहीं बोलेगा तुमको। तो साहब बंगाल में अब पीएफआई के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। यहाँ तो रेड कारपेट बिछाया ही था, वहाँ पर भी बिछाया जा रहा है। हृदय मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रा और कमेंट ले लूँ किस किस के। प्रवीण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप राष्ट्र में इतना कुछ कर हमें जागरूक करते हैं, मेरा अनुदान स्वीकार करें। धन्यवाद भैया। नितिन जी, नितिन अजाने जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। फीस सब्सक्रिप्शन ओके। वेंकटेशन जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेंकटेशन जी आपका। कार्तिक जी धन्यवाद। जयदीप डे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और सैंडी शेफ, संदेश मिस्त्री जी ओके मुंबई से बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सो मिश्रा जी कहते गॉट इट सर, आई एम इन साइबर सिक्योरिटी नाउ, आई विल ट्रैक एंड चेक देम टू हेल। हाँ प्लीज़ ज़रा इसको चेक कीजिए, है ना, ज़रा चेक कीजिए ये लोग कैसे पता करते हैं किसने लाइक किया, कौन कौन लोग यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके ईमेल एड्रेस इनको कैसे मिल जाते हैं और कैसे ये लोग उनको संपर्क करते हैं, कैसे उनके फ़ोन नंबर मिल जाते हैं। ज़रा इसको चेक कीजिए थोड़ा सा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। पिछले 1 साल से हम इसको लगातार देख रहे हैं ना, नॉन स्टॉप। आइए थोड़ा हिजाब की भी बात कर ले भैया। हिजाब को लेकर बड़ा बवाल कटा हुआ था। हिजाब हटाकर पढ़ाने से इंग्लिश लेक्चरर का इनकार, उठाया ये बड़ा कदम। भैया इंग्लिश लेक्चरर ने हिजाब हटा के पढ़ाने से मना कर दिया, बोले हिजाब नहीं हटाऊंगी, पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत अच्छा किया भाई, तुरंत ही देना, और भी तमाम सारी जगह दे दो। देखिए इनके लिए खाने को रोटी नहीं है घर में, तो भी पद से इस्तीफा दे दिया। धर्म के प्रति इतने कट्टर है। हिंदुओं में ऐसा संभव है क्या? क्या कोई धर्म के प्रति ऐसा कर सकता है क्या? भूल जाइए आप, दिमाग से निकाल देना आप। यहाँ धर्म को बेच देंगे। कोई बोल देगा भगवान को गाली दे दो तो नौकरी दे देंगे, तो वहीं इंटरव्यू में गाली दे देगा हिंदू फट से। दीदी ने मुर्शिदाबाद में पीएफआई को खुला शेल्टर की ऑफ़र की है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो बड़ी जल्दी लंका लगने वाली है, पता उन्हें उनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए सब कुछ करेंगे। कर्नाटक के अल्पसंख्यक संस्थानों में भी हिजाब पहनकर आने पर रोक, यानी अल्पसंख्यक संस्थान है तो भी हिजाब पहनकर नहीं आ सकते। राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जारी किया सर्कुलर। तो राज्य अल्पसंख्यक विभाग ने सर्कुलर जारी कर दिया कि भैया अगर अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन है तो भी आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते। वहाँ भी मना कर दिया, बाकी जगह तो है ही, उधर भी मना कर दिया। चलिए, हिजाब का तो मैटर ही ख़त्म नहीं हो रहा है। हिजाब क्यों हिजाब ख़त्म हो जाना चाहिए भाई, उसका कारण है, उसको समझिए ज़रा। आइए, हिजाब में बहुत हबीबी हो जाता है। सब हिजाबनें खड़ी हैं, ये देखिए, ये हिजाबनें खड़ी हैं। हाँ, ओहो, ये पीछे हिजाबन है, पीछे देखिए हिजाबनें खड़ी हैं, पकड़ी गई हिजाबनें, हिजाब पहन कर आई थी, पकड़ लिया उन्होंने। बोले हबीबी कहाँ जा रही हो, ऐसे कैसे जा रही हो, डार्लिंग ऐसे कैसे जाओगी। देखो कितनी सुंदर सुंदर है ना, खुला तो दाढ़ी मूछें निकल आई नीचे ससुरियों की। बड़ी कमीनी निकली यार तुम तो, बेचारे। बताओ कितने अरमान से लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे, मालूम चला तुम तो ये निकल आई। अरे रे रे रे, कमाल है।
हाँ, हातिम ताई से याद आया, दूरदर्शन का दिमाग खराब हो गया, हातिम ताई को दोबारा शुरू करने वाला उस सीरियल को। भैया थोड़ा सा इसका विरोध कर लेना, है ना। डीडी पे कौन बैठा हुआ है जो हातिम ताई जैसे सीरियल को दोबारा ला रहा है भाई। चलिए, एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इन सब से परेशान हो चुके हैं, ईसाइयों से, मुस्लिमों से, इन झगड़ों से परेशान हो चुके हैं, तो वो सब सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और ये आपके सामने शादी की तस्वीरें हैं, है ना, है सुंदर कि नहीं बताइए। और हम यहीं लगे हुए हैं, हिंदुस्तान में ही कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका, जो लोग हिंदुस्तान के बाहर है, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई अपने आस पड़ोस में ज़रा देखिए, लोगों को सत्य के मार्ग पर लाइए। ये बहुत बड़ा पुण्य काम है ना। आपके हज़ारों तीर्थ यात्रा से ज़्यादा बेहतर है इस काम को आप ज़रा सीरियसली लीजिए और इसको कीजिए। लोगों को सत्य के मार्ग पर लाइए। लोग आ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं, चल चल कर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत आवश्यक है कि आप इन सबको अपने धर्म में लेकर आएँ। पंडित शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी बाहर हैं, पंडित जी निवेदन है आपसे, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। आसपास आपके गोरे हों काले हों, उन सब से चर्चा कीजिए, धीरे धीरे उनको सबकी सनातन धर्म में वापसी सुनिश्चित कीजिए। जो लोग जहाँ भी हैं, कनाडा में, ब्रिटेन में, इधर हैं उधर हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप हैं, अच्छाई बताइए अपने धर्म की और धीरे धीरे लोगों को लेकर आइए। वल्लाह हबीबी, हाँ अपर्णा जी, ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप सत्य के मार्ग पर लोगों को लेकर आए। सत्य का मार्ग लोगों को, आपका काम है सत्य का मार्ग लोगों को दिखलाना। कोई आपसे नहीं कह रहा आप ज़बरदस्ती कीजिए, कोई ज़बरदस्ती की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सत्य का मार्ग दिखला भर दीजिए, बाकी काम हो जाएगा। आपको सिर्फ बताना भर है, भाई देखो हमारे यहाँ ऐसा होता है। जब आप अपना त्यौहार मनाएं, मैंने कहा ना घर में मत बनाओ, बीवी और बच्चों के साथ में। कितने गरीब से हो गए हो आप लोग, सिर्फ एक बीवी एक बच्चा, बस उसी में वो दो टिकली टिकली जरा जरा से स्टार ले आते हो, खुश हो जाते हो लगा के, दो चिन चुट्टी से ले आते हो, पटाखे पट पट जला लिए, इतनी इतनी छोटी छोटी सी फुलझड़ियाँ ला के जला के खुश हो जाते हो। अरे थोड़ा बड़ा ग्रैंड को करो यार। कितने डॉलर्स में कमाते हो आप लोग पैसे, हैं? अपने महीने की, एक महीने की इनकम दिवाली वाली जैसे इन त्योहारों के लिए अलग से निकाल कर रखो ना। सबको बुलाओ, अंग्रेज़ों को, गोरों को, कालों को, सबको बुलाओ, पूजा करवाओ, उनको भी बैठाओ, पूजा में सम्मिलित करो। उनको बता देना आप नहा कर आइएगा, चमड़े की कोई चीज़, जूते चप्पल अंदर नहीं लाने हैं, इसको बाहर रखना। वो मानेंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं मानेगा। उनको पूजा में सम्मिलित कीजिए, पूजा में बैठाइए, गेम्स रखिए, भजन रखिए, भोजन रखिए, है ना। और भोजन अगर हो सके दोने पत्तल जैसे ऐसी चीज़ों में करने का प्रयास कीजिए। शुद्धता के साथ उनको परस के खाना खिलाइए। ये नहीं कि वही आपने लगा दिया बफे स्टाइल में। बफे नहीं करना है सर, परसना है उनको, प्यार से खिलाना है। जैसे आप भारत में खिलाते हैं पूड़ी, अरे नहीं भाई साहब, एक और भाई साहब, एक अब एक ले ली तो दूसरा आ जाता पीछे से, भाई साहब मेरे से क्या नाराज़गी है भाई साहब, एक पूड़ी मेरी तरफ से, तो पीछे से दूसरा और आ जाएगा। तो पहली पूड़ी से मना करना शुरू करना पड़ता, तब 10-12 खा के उठते हो, है ना। ये भारतीय भंडारे में ऐसे ही होता ना, तो इतने प्यार प्यार से खिलाते हैं। तो थोड़ा सा प्यार बांटिए सर, पूरा विश्व आपके इंतज़ार में है, बस आप ही घर से नहीं निकल रहे, आपकी आँख नहीं खुल रही है। तो इसलिए कहता हूँ कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। और सिर्फ अपने अंदर के राम को मत जगाइए, दूसरे के अंदर के राम को भी जगाना है। अभी तो हम अपने अंदर के राम को नहीं जगा पा रहे, कैसे काम बनेगा? तो थोड़ा सा इस पर विचार कीजिएगा आप सभी लोग। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, स्पेशली उन लोगों से जो भारत के बाहर हैं। शुरू कीजिए सर, बहुत आवश्यक है। भारत में तो अच्छे से चल ही रहा है सब कुछ। विरल पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं नंबर 1 फैन। ऑल सेलिब्रेशन इन हिंदू टेम्पल, हाँ बिल्कुल, घर परिवार के जितने बर्थडे हैं उनको मंदिरों में मनाइए। नितिन जी, वी आर डूइंग अ बिग स्केल एंड दे आर वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अति उत्तम। पंडित जी शुक्ला जी, फ़ोन कीजिएगा यार, आपसे बात करेंगे ना। आनंद आ गया आपकी बात सुनकर, आपका जवाब सुनकर, बहुत बढ़िया। भाई इनसे सबक लें, बाकी लोग भी सब कर रहे हैं, अपन भी शुरू करें, अपन पीछे रह जाएंगे वरना। देखिए जैसे कोई अच्छा काम करता, मैं क्या कहता हूँ, मुझे फ़ोन करना। आपका नंबर कब आएगा, आपसे कब कहूँगा कि आप फ़ोन करना। तो कुछ अच्छा काम कीजिए तो मैं ये कहूँ कि भाई फ़ोन करना। मुझे भी ऐसे लोगों से मिलने में, ऐसे लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, जो लोग धर्म का काम कर रहे होते हैं। अपना काम तो देखो, आजीविका तो हर आदमी कमाता है अपनी, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, वो सब करते हैं। इसके अलावा धर्म का काम कौन कर रहा है?
आप क्या करते हैं का मतलब होता है समाज के लिए, धर्म के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप क्या करते हैं बोलो तो आदमी बोल देता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलानी जगह मेरी ये नौकरी है, मैं ये कमाता हूँ। अरे भाई वो तुम्हारी आजीविका का साधन है, वो नहीं पूछा है ना। विरल पटेल जी कहते यू आर अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद विरल पटेल जी। चलिए आइए कनाडा की बात चल रही है, कनाडा की बात भी कर लें, विदेश की बात चल रही है। अरेस्टिंग शुरू हो गई भैया। देखिए ये आदमी बोलता है रुको 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 मैं खुद से अरेस्ट दे रहा हूं, ये पटक दिया नीचे। बुढ़ों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, पटक पटक कर अरेस्ट हो रही है। ये है फासिस्ट ट्रूडो। तो साहब ये अत्याचार, ये दमनकारी सरकार, इमरजेंसी लगा दी गई है और दमनकारी सरकार अपने ही नागरिकों पर ऐसा दमन करती हुई पहली बार हम सरकार देख रहे हैं। कहीं कनाडा के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ जो अब हमको देखने को मिल रहा है। कमाल है। और ये कम्युनिस्ट सरकार, फासिस्ट सरकार, ये कम्युनिस्ट ट्रूडो, टेररिस्ट सरकार कहें तो इसे गलत नहीं होगा, क्योंकि टेररिस्ट लोगों के साथ सहयोग से बनी हुई सरकार, जगमीत के साथ, जगमीत जैसे आतंकवादी के साथ बनी हुई सरकार। खैर अभी आने वाले समय में और बुरा होने वाला है कनाडा में, ये तो अभी शुरुआत हुई है। आइए, ट्रू डेमोक्रेसी। गुजरात से तस्वीर आ रही है, ये बब्बर शेर सामने से चला आ रहा और हमारे गधे उसके सामने घूम रहे हैं। बब्बर शेर के सामने गधे देख रहे हैं आप, कूद कूद के जो घूम रहे हैं। अभी इसका मूड चेंज हो जाए तो अभी ये तुरंत 72 हूर के पास पहुंच जाएंगे। ये देखिए ये, और इसको 2 जंप नहीं लगानी, सिर्फ 2 जंप में यहां पहुंच जाएगा, एक और दूसरी में। ये सांस भी अपनी तब तक, मतलब इनकी धड़कन भी नहीं धड़क पाएगी, वो सामने खड़ा होगा। इतनी स्पीड होती है इसकी, इतना बड़ा विशालकाय जीव होता है। कूद कूद के गधे उसके सामने घूम रहे हैं, फोटो इनको बनानी है। इतने मूर्ख टाइप के लोग मैंने आज तक नहीं देखे, बड़े कमाल है। भावनगर गुजरात का ये वीडियो है। भाई इनके साथ रहना सीखिए ना। अगर वो आ रहा है सामने, शेर आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट कीजिए, आप साइड में हो जाइए, वो कुछ आप पर हमला नहीं करेगा। चिल्लाना, चीखना, जब वो आगे बढ़ गया तो पीछे से चिल्ला रहे हो आप, तो नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपके जैसा आदमी सामने दिखेगा तो उस पर हमला कर देगा वो, क्योंकि उसके दिमाग में फिगर सेट हो गई कि यार ये लोग पीछे से चीखते चिल्लाते, पीछे से हमला करने की कोशिश करते हैं। उसको इतना समझ नहीं है कि आप उसको पसंद कर रहे हो या क्या कर रहे हो, इसलिए मुंह पर उंगली रखकर चुपचाप बैठा जाता है, चुपचाप उसको निकलने दिया जाता है। कभी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हम इनके साथ रह सकते हैं। लेकिन ये जो मूर्खतापूर्ण हरकतें, इसी की वजह से स्थिति होती है कि दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के, और फिर इंसान शेर को मार रहा होता है, शेर इंसान को मार रहा होता है। कमाल है। गुज्जू लायंस आर वेरी फ्रेंडली। हाँ वाकई में, मतलब ये यदि कहीं बांधवगढ़ का कोई टाइगर होता तो अब तक तो खेल कर दिया होता इसने। खैर धीरे धीरे उनको भी आदत पड़ रही है, वो भी ऐसे मूर्खों की आदत डाल रहे हैं, उनको भी आदत पड़ रही है। बोले इनकी आदत डाल लो, इसी में भलाई है। चलिए साहब, किसी ने आज ये वीडियो भेजा, इस बच्चे को देखिए कैसे, मतलब टीवी में कितना दिमाग है इसका। टीवी में इतना दिमाग है कि भाई बिल्ली को उठा के एक तरफ पटक दिया, ये लो, ये पटक दिया, आई शाबाश। मजा ले कि थोड़ा सा इधर उधर देख लें,
पैर काट रही है, इधर काट रही है, उधर काट रही है, अरे अरे अरे, अब पैर इधर, भाई साहब मुंडी नहीं घूम रही है। हाँ हाँ, और इसको भी, बिल्ली के बच्चे को देखो, इसको भी चैन नहीं है। और ये पकड़ा और ये चल भाई साइड में, कमाल है। इतना मग्न हो जाते हैं बच्चे, वाकई में बच्चों का ये हाल होता है टीवी देखते में। अब उसको खेलना है, ये तो अपना खेलने में लगा हुआ है। बिल्ली का बच्चा अलग परेशान। ये लो ये लो ये लो, इसको तो खेलना है भाई। अरे 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 अरे, काट लिया, अरे काट लिया। ये ले साइड में, उसको भी चैन नहीं है। सर आपका ही लाइव देख रहा है। हाँ, कुछ लोग, आज किसी ने डाला, जब मैं लाइव देखता हूँ तो मुझे लोग इसी तरह से परेशान करते हैं। अरे तेरी, फिर पटक दिया एक तरफ। ये तो बड़ा गजब था भाई। ये काटा उसको, तो ये देख, ये काटा, और ये ले धड़ाम। अभिजीत जी कहते हैं, आफ्टर talking Vedic lessons from me, one of my German female student and one from Russian male, both have adopted Sanatan Dharma on Makar Sankranti 2022। क्या बात है अभिजीत जी, अरे आपने तो झंडे गाड़ दिए, वेरी गुड, आनंद आ गया आपकी बात सुन के। देखिए, बातचीत करी इन्होंने, बातचीत करने पर यह हुआ कि एक जर्मन स्टूडेंट और एक रशियन स्टूडेंट, दोनों ने सनातन धर्म अपना लिया, सत्य के रास्ते पर आ गए। प्लीज़ बाय विक्रम संपत, प्लीज सपोर्ट हिम। नीतीश कालिया जी कहते हैं, भाई साहब आप उनका एडवर्टीजमेंट करते हो, कुछ ठेका वेका लिया, कमीशन वमीशन है आपका क्या, ऐसा कुछ है क्या? इट वॉज सेइंग मी वॉचिंग NSO 365। हाँ मोहन जी, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बढ़िया सर जी, आपने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था आज। हाँ, किसी ने पोस्ट किया था, मैंने उसको रीट्वीट किया था। पुष्कर सरिन जी कहते हैं, माई पोलिश रिलेटिव आस्क्ड मंथ बिफोर व्हेन इज़ दिवाली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर ऐसे लोगों को जोड़िए अपने साथ पुष्कर जी। ये बहुत, आप सोचिए, भगवान ने आपको सीधा सीधा आशीर्वाद दिया हुआ है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आपको इस काम को करना चाहिए। लोग आपके पास आ रहे हैं चलकर पूछने, उनको बताइए, उनको अपने साथ जोड़िए और उनको इसी प्रकार से अपने साथ आगे जोड़कर लेकर चलिए। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। भारत के बाहर जो लोग हैं उनके लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL। और बाकी तमाम सारी जानकारियाँ जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइव ख़त्म होने के बाद ज़रूर बताइएगा। और लाइव ख़त्म होने के बाद में एक बार चेक कर लीजिएगा आपका लाइक है या नहीं। और जो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखते हैं उनसे भी निवेदन है, कृपया करके लाइक ज़रूर कर लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं दोबारा से बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।